हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया। तुम बताओ। सौरभ, आज किस बात पे चर्चा की जाए? अब प्रणय आजकल मतलब क्रिप्टो जो भी आईपीएल देख रहा होगा अभी वो तो इंडिया में समझ गया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। और क्रिप्टो करेंसी हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। सब लोगों को इसमें घुसना चाहिए, राइट? अभी तो ये सबकी जुबान पर है। तो मैं काफी लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। और हम लोगों ने तो बिटकॉइन पे एपिसोड भी किया था पहले। तो लेकिन ये अचानक से 2.5 साल, हमने तो 2.5 साल पहले किया था। तो हम्म। लेकिन ये अचानक से कैसे इतना बड़ा हो गया है, और इसमें और क्या क्या हो गया है नया। 2.5 साल इसमें तो एकदम पूरे जीवन काल जितना बड़ा समय है क्रिप्टो की दुनिया में। तो एक अपडेट का टाइम आ गया है मेरे ख्याल से। तो आज का एपिसोड जरा ये क्रिप्टो की दुनिया में किया जाए। हाँ। मुझे नहीं लगता अभी भी लोगों को समझ में आया है क्या हम्म। है, पर इंटरेस्ट तो है। काफी हाँ। इंटरेस्ट हो गया है। और शायद नई बात यह है कि अब फिनेंस से भी बाहर निकल गया है ना। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन की। हम्म। क्योंकि मुझे याद है, पिछली बार जब हम लोगों ने एपिसोड किया था, उसका एपिसोड का टाइटल भी था बिटकॉइन एक क्रांतिकारी सोच। तो अब हम्म। वो क्रांतिकारी सोच शायद अब 1.5 2.5 साल बाद प्रैक्टिस में आ रही है, और हम लोग थोड़े क्रांतिकारी एप्लीकेशंस भी देख रहे हैं। तो उस बिल्कुल सुन तो समझना चाहिए इसके ऊपर क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ फिर से हम लेकर आए हैं नीलेश को, जिन्होंने पिछली बार इतने अच्छे से समझाया था बिटकॉइन के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में भी। तो नीलेश, स्वागत है आपका फिर से। थैंक्स सौरभ, थैंक्स प्रणय। तो नीलेश, क्योंकि हमने बहुत पहले किया था तो एक थोड़ा रिकैप मारना पड़ेगा अपने ज्यादातर श्रोताओं के लिए। तो आई थिंक बिटकॉइन पे हमारा एकदम कुछ सेकंड मतलब पहले कुछ एपिसोड्स में ही था ना प्रणय, दूसरा या हाँ, तीसरा पहले एपिसोड। पहले 5 एपिसोड में था। पहले 5 में ही था, हम्म। तो बहुत अर्ली टाइम पे हमने किया था। तब तो हमारा ऑडियंस भी काफी छोटी सी थी, और उस समय हमारा एक चैलेंज भी था। लोग बोलते थे कि हिंदी में ये सब डिस्कशन होगी नहीं, इतनी डिटेल टेक्निकल वगैरह। और अगर मैं बड़े टेक अवेज देखूं उस टाइम के नीलेश, तो आपने जैसे अच्छे से हम लोगों ने समझा था कि आई मीन, तो एक बार आपके मुंह से रिकैप सुनते हैं ना। तो बताइए कि ये जो सतोशी ने किया 2008 में, क्या नया कर दिया ओके। जिसकी वजह से। तो ये 12-13 साल पुरानी बात है जब सतोशी नाकामोटो का बिटकॉइन का पेपर आया था। तो राइट। उसमें क्या खास बात थी, क्या क्या उसने रेवोल्यूशन लेकर आया। और अब वो 13 साल बाद जो है वो छोटा सा जो गोला है बर्फ का, वो इतना बड़ा कैसे बन गया है घूम राइट। घूम के। राइट। सो जब सतोशी का पेपर आया था 2008 में, एक हम्म। बहुत महत्वपूर्ण समस्या को उन्होंने हल किया था। और वो हम्म। समस्या ये है कि इंटरनेट पर या कंप्यूटर्स पर कोई भी चीज अगर कॉपी होती है, तो ये तो हम करते आए हैं, कोई कोई हम्म। तकलीफ नहीं है। लेकिन जब संपत्ति की बात आती है, जो हम्म। चीज किसी एक के पास ही हो सकती है एक बार में, हम्म। ये कंप्यूटर्स पे बनाना तभी संभव था जब आप किसी थर्ड पार्टी की, या जैसे जो कोई बैंक होता है या सरकार होती है, आप उनकी सहायता से लें, ताकि हम्म। वो सारा रख रखाव कर सके कि ये 100 रुपए किसके अकाउंट से निकले और किसके अकाउंट में गए, ये हम्म। जमीन किसने खरीदी और किसने बेची, ये हम्म। स्टॉक है, ये कंपनी ने जब इश्यू किया तो वो किस शेयर होल्डर को मिला, राइट। हम्म। ये संपत्ति का रख रखाव करने के लिए हमेशा से एक सेंट्रल एजेंसी की जरूरत पड़ी है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बैंक हो। और इंटरनेट ने आके जब मैसेज करने को पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। हम्म। तो मुझे आपको मैसेज करने के लिए मैं चाहूँ तो जीमेल यूज करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो हम दोनों अपने पसंद का ईमेल सर्वर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। या राइट। ईमेल नहीं भी हो तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने मशीनें इंटरनेट के राइट। ऊपर, और जिसे पीयर टू पीयर कहते हैं, सीधे राइट। एक से एक के तार लगा दें। एक से एक, इसको पीयर टू पीयर कहते हैं। तो हाँ। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन तो आ चुका था कई सालों से, और काफी अच्छे से चला था। उसके बाद आपने देखा ही है इंटरनेट इंडस्ट्री कैसे बढ़ी है। हम्म। क्योंकि बिना किसी सेंट्रल एजेंसी के कस्टमर और बिजनेस दोनों आपस में मिल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति, जो डिजिटल संपत्ति है, हम्म। प्रॉपर्टी कह सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी राइट्स डिजिटल इकोसिस्टम में बिल्कुल भी नहीं था। हम्म। और उसके एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि कंप्यूटर साइंस की एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, जिसे कैप थ्योरम कहते हैं, CAP थ्योरम। हम्म। और उस वो ये कहता है कि अगर आप तीन में से आपको सिर्फ दो ही क्वालिटी मिल सकती है,
या तो आपको कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी मिलेगा, लेकिन फिर पार्टीशनिंग हो जाएगा, आपका नेटवर्क 2 हिस्से में बट जाएगा, दो लोगों को जो सच का है वो 2 वर्जन हो जाएंगे, और वो संपत्ति के लिए सही बात नहीं है। अब कंप्यूटर साइंस में वो प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व है, लेकिन सातोशी ने क्या किया, उन्होंने ये प्रॉब्लम को आधा क्रिप्टोग्राफी से सॉल्व किया और आधा इकोनॉमिक्स के थ्रू सॉल्व किया। उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें हर किसी के कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो ये अग्री करता है कि जिस रिकॉर्ड में या जिस इतिहास पे सबसे ज्यादा काम हुआ है, सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च हुई है, सबसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, उसको सच माना जाएगा। तब ये पॉसिबल है कि बिना किसी सेंट्रल एजेंसी के सभी लोग अग्री कर सकें कि यस, ये पैसा एक्स ने वाई को दिया या आपने प्रणय को दिया। अब पैसा ऐसी चीज है, पैसा या संपत्ति एक ऐसी चीज है जो पब्लिक होना जरूरी है। मैं बताता हूँ क्यों। जब आपके पास कैश में कॉइन है तब तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आप उसका एक बार में आप उसको कॉपी नहीं कर पाते, राइट। जब आपने 100 रुपए दिए प्रणय को, और प्रणय अगर मेरे पास आया खर्च करने के लिए, तो मुझे पता है कि प्रणय उस 100 रुपए का मालिक है, मुझे उसकी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही काम अगर आप डिजिटली करेंगे, किसी भी डिजिटल चीज का कॉपी आराम से हो जाता है, राइट, क्योंकि 0 कॉस्ट में कॉपी होता है। अब आपके पास ये चांस मिल जाता है कि आप प्रणय को एक कॉपी दें और एक कॉपी अपने पास खुद रखें, और इससे पहले कि प्रणय मेरे पास आ सके कि ये मुझे सौरभ ने 100 रुपए दिया, अब मैं 100 रुपए का मालिक हूँ, ये खर्च करके मुझे पिज्जा दे दो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे पास आ गए तो प्रणय ने जिस चीज दे के 100 रुपए लिए थे वो लॉस हो गया। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो पूरे नेटवर्क को पता होना चाहिए कि कौन किसका मालिक है। इसको बिटकॉइन पेपर में डबल स्पेंडिंग अटैक बोला है। अच्छा। तो ये संभव नहीं होना चाहिए कि किसी सिस्टम में कोई भी व्यक्ति एक ही कॉइन को 2 जगह स्पेंड कर सके। बढ़िया, ठीक। और उसका जो सोल्यूशन है वो है ब्लॉकचेन। तो अब वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो लास्ट टाइम शायद हमने डिस्कस किया था। और ठीक है, हम हमारी ऑडियंस मान सकती है कि भाई ब्लॉकचेन से ये डबल एंट्री वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, डबल स्पेंडिंग वाली प्रॉब्लम। डबल स्पेंडिंग, यस, है ना। एक अगर किसी ने पूरी बेसिकली ये एक ऐसा बही खाता है जो सबके पास है, एक बही खाता है सबके पास है, और इसमें फेरबदल करना ऑलमोस्ट असंभव है। हाँ। अगर आप फेरबदल करेंगे तो पूरा नेटवर्क को पता चलेगा और आपका ही नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात है। और लेकिन एक और बड़ी खास बात है ना बिटकॉइन की, कि ये बही खाता है जो सार्वजनिक बही खाता है, लेकिन आप वहां पर बिल्कुल जिसको कहते हैं अनोनिमस रह सकते हैं, और आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो, तो ये कैसे खेल है? करेक्ट। सो कंप्यूटर साइंस के क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट में एक बहुत पुरानी चीज है जिसको बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें हर इंसान चाहे जितने प्राइवेट कीज बना सकता है, वो प्राइवेट कीज हमेशा प्राइवेट रहती है, कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। लेकिन उस प्राइवेट की के बेसिस पर आप एक पब्लिक की बना सकते हैं, जो आप एक तरह से आपका यूजर नेम है या एक तरह से आपका एड्रेस है, ये आप पब्लिक में अनाउंस कर सकते हैं। जिसे आपको मैसेज करना है वो उस पब्लिक की को मैसेज करेगा, लेकिन उसको खर्च करने के लिए आपको प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। तो अब बिटकॉइन में रियल आइडेंटिटी या कोई भी लिंकेज नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्लीट प्राइवेसी है। लेकिन वो बही खाता फिर भी पूरा सार्वजनिक है। वो इसलिए क्योंकि किस पब्लिक की ने किस पब्लिक की को पैसे भेजे, ये चीजें पूरी रिकॉर्डेड है। तो आप चाहे जितने पब्लिक की बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे पब्लिक है। जैसे सबको पता है कि सतोशी के पास कितने पैसे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता सतोशी कौन है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, सबको, पूरी दुनिया को पता है कि सतोशी के पास कितने बिलियन डॉलर हैं, पर किसी को नहीं पता सतोशी जिंदा भी है कि नहीं, ये भी नहीं पता है किसी को। एक इंसान है या नहीं, एक इंसान है या हाँ मल्टीपल है, ये भी नहीं पता है। जिंदा है या नहीं अभी तक, ये भी नहीं पता। कुछ नहीं पता। वो आदमी है या औरत, ये भी नहीं पता। हो सकता है कोई सरकार हो, कोई सरकारी बैंक हो, कोई हैकर हो, क्या मालूम कुछ पता नहीं। तो ये बिटकॉइन में जिसको कहते हैं एक थोड़ा सा मैजिक भी है। हाँ, लेकिन ये मैं कहूंगा कि अगर आप उस फील्ड में हैं और अगर आपने वो बिटकॉइन का पेपर पढ़ा, तो 30 मिनट बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो काफी सिंपल था। तो मेरा मानना ये है कि ये कोई अकेला आदमी ही है, और ये इतना मुश्किल नहीं था सोचना। ये ऑफ कोर्स आविष्कार होने के बाद पता चलता है हमें कि कितना इजी था। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार किया या प्राइवेट में रॉकेट बना के भेज दिया, राइट।
ये सिर्फ एक छोटा सा एक स्टेप था जिसने रियलाइज किया कि अगर हम उसमें पैसा खर्च करें और सबसे इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज थी कि क्योंकि उन्होंने जिसको बोलते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस को एक साथ लेकर आए, जो कि अक्सर लोग ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग काम करते हैं ना, तो उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स लोगों के कैसे एक साथ चलेंगे, और काफी सारे इसमें जो प्रूफ ऑफ वर्क वगैरह पे तो लोग काफी टाइम से काम कर ही रहे थे, तो वो काफी काम हुआ, रिसर्च तो काफी हुई थी इस पे। तो ये नया फील्ड नहीं है, ऐसा जैसे मैंने कहा, ये बहुत लोगों की पुराना प्रोजेक्ट था। तो बिटकॉइन का जो पहले प्रोजेक्ट था वो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था हैश कैश। और एडम और मैं एक साथ काम करते थे एक्चुअली। ओके, तो हैश कैश का उद्देश्य क्या था कि उन्होंने रियलाइज किया ईमेल भेजना बहुत ही सस्ता है और उसकी वजह से स्पैम बहुत आता है। तो क्या किया जाए जिससे हम नॉर्मल ईमेल को तो सस्ता ही रखें, लेकिन जो बल्क ईमेल कर रहे हैं, जो कंपनी लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ ईमेल भेज देती है क्योंकि उनके लिए बहुत सस्ता पड़ता है और जितना बिजनेस आएगा उतना अच्छा ही है। तो स्पैम को कम करने के लिए ये लोग सोच रहे थे कि कैसे हम ईमेल पे थोड़ा सा खर्चा बढ़ाया जाए उसका, लेकिन बिना नॉर्मल ईमेल को महंगा किए। तो ये हैश कैश एक सॉल्यूशन था और उससे एक स्टेप आगे बढ़ के बिटकॉइन आया है। तो बिटकॉइन बहुत बड़ा जंप नहीं है, उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स हुए हैं, लेकिन बिटकॉइन पहला सिस्टम है जो चला है और एक्चुअली लोगों ने अडॉप्ट भी किया है। बिल्कुल, और मैं बोलूंगा मतलब ठीक, हैश कैश बहुत लोग बहुत अच्छे से जानते थे, तो ऐसा भी नहीं है कि, तो उसमें लिए मैं सतोशी की अचीवमेंट को कम नहीं करूंगा, मतलब इतने लोग जानते थे लेकिन फाइनली करके तो सतोशी ने दिखाया, है ना। तो मतलब एडम ने खुद भी नहीं किया, तो तो इसीलिए तो ये प्रणय मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बिटकॉइन के पेपर में जो हैश कैश का पेपर है वो मतलब 7-8 ही रेफरेंसेस हैं, तो एडम का पेपर एक रेफरेंस है, तो मुझे एटलीस्ट लगता है, तो हम दोनों तो छोटी सी कहानी है मैं बता सकता हूँ। तो इनफैक्ट हम लोग जो है ये इससे पहले ये फेसबुक वगैरह जीत गए सोशल नेटवर्क की दुनिया ना, तो उस टाइम पे प्रणय मुझे पता नहीं तुम कितने एक्टिव थे इंटरनेट पे, तुम जवान आदमी हो, मैं और नीलेश तो लेकिन बहुत एक्टिव थे। तो एक समय था जब नया नया स्काइप आया था ना, तो ये P2P का बड़ा बोलबाला था और सबको लगता था कि ये जो एक से एक कंप्यूटर बिना किसी बिचौलिए के आपस में बात कर लें, तो ये बहुत पावरफुल आइडिया, स्काइप उसी पावर से निकला, ठीक है। और उस समय तक ना वॉइस में बात करना बड़ा महंगा काम होता था और बहुत बेकार क्वालिटी होती थी, और स्काइप ने बहुत सस्ते में कर दिया क्योंकि वो बीच में सर्वर ही नहीं डालता था, ठीक है। बाद में उसने डालने शुरू किया, वो सुपर पियर वगैरह का आर्किटेक्चर था, लेकिन शुरू में तो बिल्कुल नहीं डालता था। तो ये बड़ा ही जबरदस्त था। तो हम लोगों का उस समय ये एकदम क्लियर नहीं था कि सोशल नेटवर्क फेसबुक जैसे ही होंगे। तो हम लोग, तो मैं एक स्टार्टअप में था, हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे कि ऐसा सोशल नेटवर्क हो जहां पे आपका पूरा डेटा आप ही की मशीन पे रहेगा हमेशा, किसी भी सेंट्रल सर्वर पे नहीं जाएगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है अपने पूरे नेटवर्क से फोटोज वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका डेटा आप ही के हाथ में रहेगा, तो आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा, जो आजकल फिर से बात होने लगी है। लेकिन उस समय जो वो लड़ाई थी एक क्लाउड वाली और P2P में, उसमें क्लाउड जीत गया और हम लोग हार गए थे उस समय। लेकिन अभी उससे काफी लोगों को काफी दिक्कत भी है, राइट। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों हमारा सारा डेटा इंस्टाग्राम और इनके पास चला गया है, फेसबुक वगैरह के पास, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं, क्या हम वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये 2004-5 टाइम फ्रेम में ये ऐसा नहीं था कि ये तय ही था कि ये लोग जीतने वाले हैं, लड़ाई ओपन थी पर हम जैसे लोग हार गए उस समय। तो वहां पे एडम और मैं एक साथ काम करते थे, ये हम बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एडम इसी माइंडसेट से भी था कि भाई सब कुछ हमारे पास, तो उसमें हम यही सब कुछ करते थे कि आप पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और वगैरह यूज करके इंश्योर करें कि आपका डेटा आपकी मशीन से है, लेकिन आप थोड़ा सा दूसरे पे भी डाल सकते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोटोकॉल्स कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये शायद फिर से आएगी दुनिया, कह नहीं सकते, लेकिन अब फेसबुक ऑलरेडी बड़ा जायंट है, तो उसको कोई कैसे हराएगा, ये दूसरी बात है अलग। लेकिन इसमें मेरा सवाल था, जैसा जो सौरभ आपने विश्लेषण किया वही वेब 3.0 उसे ही कहते हैं ना, मतलब उसी को का मोटिवेशन है ना, क्यों जैसे वेब 1.0 था जिसमें हम लोग ओपन प्रोटोकॉल्स थे, वेब 2.0 में गूगल और दूसरे जैसे बड़े अमेज़न वगैरह बड़े कंपनीज आ गए, और फिर अब वेब 3.0 में लोग, जहां तक मुझे समझ में आया, लोग कह रहे हैं कि आपके 3 चीजें हैं जो एक साथ
उन्हीं के पास है। एक तो कोड जो रन करता है और वो संभव करता है आपके कनेक्शंस बनाना वगैरह, दूसरा डेटा जो कि उनके पास ही आप सबमिट कर रहे हो आपका यूजर डेटा, और तीसरा इंटरफेस जो कि वेबसाइट और ऐप आप देख रहे हो। तो वो सब एक कंपनी के पास है। और वेब 3.0 में शायद वो बोल रहे हैं कि ये सब डिसइंटरमीडिएट हो जाएगा और डेटा आपके पास रहेगा, और शायद इंटरफेस और कोड कहाँ रहेगा वो तो आप दोनों ही बता सकते हैं, लेकिन ये शायद ये विभाजन करने की कोशिश है जिसे वेब 3.0 कहते हैं। ये कहना ठीक है क्या? नीलेश, आप क्या बोलोगे? हाँ, काफी हद तक सही है, यही है। लेकिन वेब3 नया नहीं है। 2015 में जब इथेरियम आया था, उन्होंने रियलाइज किया कि ज्यादातर लोग अपने टाइम वेब ब्राउजर में स्पेंड करते हैं, तो ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक ब्रिज टाइप का कुछ इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट में एक लाइब्रेरी बनाई और उसका नाम रखा था वेब3। तो ये वेब3 नया नहीं है। दे बेसिकली उनके मन में, ब्लॉकचेन के जो लोग हैं उनके मत से वेब3 मतलब यही होगा कि सेंट्रलाइजेशन कम हो, लोगों के पास ज्यादा पावर आए, लोग अपने प्रॉपर्टी खुद कंट्रोल कर सकें। तो यस, ये कहना सही है। तो प्रणय, जब वेब 2 आया था ना, तो वेब 2 भी जब आया था तो हम तो इंडस्ट्री में उस समय थे ही जब आ रहा था वेब 1 से वेब 2 ज्यादा इंटरेक्शन के बारे में था, ओनरशिप के बारे में नहीं था। लेकिन वेब 2 की दुनिया में ओनरशिप सेंट्रलाइज हो गई। ऐसा नहीं था कि जरूरी थी होनी, लेकिन काफी वजह हैं जिनकी वजह से हो गई। ठीक है, अब वो छोड़ देते हैं कि क्यों हो गई। लेकिन वेब 2 जो था वो सिर्फ इस बारे में था कि वेब 1 में आप सिर्फ डेटा कंज्यूम करते थे, लिखते कम थे और इंटरेक्ट कम करते थे उससे। वेब 2 का मेन मकसद यही था कि आप एडिट भी कर सको, चेंज भी कर सको, आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर भी हैं। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन आया यूजर जनरेटेड कंटेंट जिसको कहते हैं, वो पूरी वेब 2 की इजाद है ना। पहले कुछ लोग डेटा बनाते थे, बहुत सारे लोग कंज्यूम करते थे। वेब 2 में आप देखोगे तो अब ये जो है ये मैनी टू मैनी हो गया। सभी लोग बहुत डेटा बना रहे हैं और सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। सब अपनी फोटो बनाकर डाल रहे हैं, सब हजारों फोटो लेते हैं रोज। ये दुनिया बहुत नई है, ये पहले नहीं होता था ऐसा। हाँ, ठीक है, कि लोग हजारों फोटोग्राफ, हर इंसान हजारों फोटोग्राफ ले रहा हो और हजारों फोटोग्राफ के वीडियो भी ले रहा हो, और आप वीडियो डाल सको इंटरनेट पे और उसको कोई तीसरा आदमी देख सके, ये तो मतलब बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या नीलेश ऐसे हो रहा है कि ठीक है, अब जैसे सौरभ ने बताया कि वेब 2 में ज्यादा एक बाढ़ आ गई कंटेंट की, तो अब ऐसा लोगों को लग रहा है कि अब ये बाढ़ तो आ गई, हम लोग इतना कंटेंट डाल रहे हैं पर इससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है। तो उस फायदे से ज्यादा नुकसान कि भाई मैं जो इतना डेटा डाल रहा हूँ, ये मेरे बारे में इतना कुछ बता रहा है डेटा, और ये है किसी और कंपनी के हाथ में। तो वो, और शायद एक मतलब जैसे वेब 3 में लोग कहते हैं कंटेंट क्या क्रिएटर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा, तो लोग ये भी सोच रहे हैं क्या कि इतना कंटेंट मैं जनरेट कर रहा हूं तो मैं कैसे इसका फायदा ज्यादा उठा सकूं, और उस वजह से ये अलग चीजों का शोध चल रहा है। ऐसा कहना ठीक है क्या? हाँ, अब लंबी कहानी है बिटकॉइन के बाद की जो हिस्ट्री है, लेकिन उससे एक चीज जो संभव हुई है वो ये हो गया है कि जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो अब अपने यूजर्स को रिवॉर्ड दे सकते हैं। अच्छा। अगर आज यूट्यूब जैसे कोई साइट अगर बनाता है वेब 3 वाले इकोसिस्टम में, तो उनका अप्रोच ये रहेगा कि वो बोलेंगे कि अच्छा, जो सबसे पहले इतने वीडियोस अपलोड करेगा उनको इतने कॉइन्स मिलेंगे, जो इतने सब्सक्राइबर्स लेके आएगा उसको इतने कॉइन्स मिलेंगे। और क्योंकि वो कॉइन्स अप्रिशिएट होते हैं, तो एक तरह से वो स्टॉक होल्डर हो गए। तो एक तरह से ये प्रोजेक्ट्स अभी इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब आप कंपनीज को फंड करने के बजाय प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हो, और प्रोजेक्ट्स का कोई मालिक नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वो, कि वो सारे प्रॉफिट अपने पास ही रखेंगे। वो प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली चलता है, इन्फिनिटली चलता रहेगा और अपने यूजर्स को रिवॉर्ड करता है। तो ये एक तरह से फंडिंग का जरिया बन गया है पब्लिक गुड्स के लिए। अब पब्लिक गुड्स में आप चाहे रख सकते हैं, राइट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि विकिपीडिया, कौन वो लोग हैं जो विकिपीडिया पर जाकर इतना एडिटिंग करते हैं और इतना क्लीन करते हैं, क्योंकि विकिपीडिया में बहुत सारे लोग आते हैं जो गलत तथ्य डाल के जाते हैं। तो जो क्लीन करने का काम कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है?
विकिपीडिया में अभी अभी कुछ नहीं मिलता, राइट? लेकिन क्या हम एक नया विकिपीडिया बना सकते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे इंसेंटिव बनाए जाएं ताकि वो कभी उसको डोनेशन की जरूरत ना पड़े, कभी उसको एडवर्टाइजिंग की जरूरत ना पड़े। तो ये एक तरीका है सोचने का, पब्लिक गुड्स फंडिंग का, और ये पॉसिबल हुआ है ब्लॉकचेन पे। लोग क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, राइट? आपका जो प्रोजेक्ट है, आप नया टोकन बना सकते हैं, उस टोकन को आप ICO जिसको बोलते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, उस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो लोग भी जल्दी पैसा सपोर्ट करेंगे, या फीचर सपोर्ट करेंगे, या प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करेंगे, या डिजाइन में करेंगे, या फिर आके यूज करेंगे प्रोडक्ट को, उनको कॉइन सस्ते में मिल जाएंगे, बाद में अप्रिशिएट हो जाएंगे, तो वो आपका प्रॉफिट है। तो एक तरह से ये अभी ऐसा पॉसिबल हो गया है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, राइट? बिना किसी लीगल एंटिटी के। इसलिए आपने पर इसमें एक सवाल है, जो जैसे प्रोजेक्ट की बात कही आपने, पर जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो भी तो कुछ कट लेगा ना अपना, क्योंकि वो कुछ तो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि वेब 3.0 में लोग कहते हैं कि कोई इंटरमीडिएरी ही नहीं रहेगा? ऐसा कहना तो ठीक नहीं है ना, कोई ना कोई तो बीच में है जो बना रहा है ये प्रोजेक्ट। तो जो लोग शुरुआत करते हैं, जो प्रोमोटर्स या फाउंडर्स जैसे कह लीजिए, राइट, यस, वो अपने लिए थोड़े ज्यादा टोकन्स रखते हैं, और इसीलिए स्कैम्स भी ज्यादा हैं। कुछ लोग 50% अपने पास रख लेते हैं, लेकिन दिखाते ये कि मैंने सिर्फ 10% रखा है। और लेकिन ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो पब्लिकली ट्रांसपेरेंटली बोलते हैं कि देखो 10% हमने रखा है, 10% हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है, बाकी 80% कम्युनिटी के लिए। अच्छा, राइट? या जो भी आपको परसेंटेज रखना है, कुछ लोग 40% रखते हैं, कुछ लोग 20% रखते हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि शुरुआत में काम कुछ डेडिकेटेड लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको उनमें कैपेबिलिटी है और उनमें इंसेंटिव भी है कि यस, अगर हम करेंगे तो हम 20% रख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फाइलकॉइन है, उन लोगों ने पूरा डेवलपमेंट किया, सॉफ्टवेयर किया, अभी चल ही रहा है डेवलपमेंट। कोई प्रोडक्ट इतना इजीली बनता नहीं है, लेकिन उसको ऐसी स्टेज पे लगे खड़ा करना जहाँ पे लोग यूज कर सकें, वो डिजर्व करता है थोड़ा सा इंसेंटिव। तो फाइलकॉन के लोगों ने अपने लिए थोड़ा रखा, अपने इन्वेस्टर के लिए थोड़ा रखा, और बाकी पूरा पब्लिक में क्राउड फंडिंग के लिए ICO में डाल दिया। नीलेश, पिछली बार हमने जब बात की थी तो हमको बहुत ज्यादा रियल एग्जाम्पल ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी कि भाई ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ जगह पे अच्छा चल रहा है, लेकिन एक आपने बड़ी अच्छी पिक्युलैरिटी बताई थी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की, कि ये सबसे यूजफुल वहां पर है जहां पर दो लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। तो आप आपस में बेसिकली सौदेबाजी कर सकते हैं बिना भरोसे के, है ना? तो एक बड़ा अच्छा है, तो जहां पे भी हमको लगता है लेकिन कि भरोसा है, तो एक बड़ा जबरदस्ती का यूज केस बनता है कि आप ब्लॉकचेन जबरदस्ती डाल दो। भाई जब सब लोग आपस में भरोसे वाले हैं तो ये एक जबरदस्ती में घुसाने वाली बात है। तो इसका सही में उपयोग तब आता है जब बहुत सारे लोग आपस में बिना भरोसे के आपस में सौदेबाजी करना चाहें। तो लेकिन अब पिछले 2.5 साल में आपको कुछ नए कमर्शियल यूज केसेस अब दिख रहे हैं क्या? कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को कि ये देखो, अब ये बिटकॉइन या ब्लॉकचेन की दुनिया से पहले ये सब चीजें नहीं होती थी और अब ये हो रही हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री से देख लेते हैं। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ और अडॉप्ट होने लग गया और लोगों ने देखा कि ये तो चल रहा है, ये सिस्टम सेफ है, अटैक करने की कोशिश करो तब भी आप टैंपर नहीं कर सकते, तो उसके यूज केस निकल के आने लगे। सबसे पहला यूज केस जो आया वो था नेम रजिस्ट्रेशन, जो आपका जैसे डोमेन नेम सर्विस होता है, आपने google.com बुक करना है या आपको पुलेबाजी.com बुक करना है। तो अभी क्या होता है, अभी आपके पास आप किसी नेम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, जैसे GoDaddy हो गया या कोई हो गया, GoDaddy, बिग रॉक, लेकिन और आप उनको फीस देते हैं और वो आपको डोमेन नेम का राइट देते हैं, लेकिन वो डेटाबेस उनके पास चलता है, वो चाहे जब उसको चेंज कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है जब या तो गवर्नमेंट के प्रेशर में या सिंपली ट्रेडमार्क के प्रेशर में कंपनीज ने डोमेन नेम वापस ले लिया है लोगों से, जैसे वो विकीलीक्स के साथ किया था, इवन पायरेट बे के साथ किया गया है, तो ऐसे हुए। तो ये पहला ऐसा यूज केस ब्लॉकचेन पे बन के आया जिसमें करेंसी या मनी वाज नॉट द गोल, पैसा नहीं था, ये नेम था, ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है। और लोगों ने बोला चलो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको नेम कॉइन करके चलाया उन्होंने। तो नेम कॉइन चलने लगा, और फिर कुछ लोग आए, दूसरा यूज केस लेके आए कि हमारे पास ये भी एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, ये पैसा नहीं है लेकिन डिजिटल प्रॉपर्टी, हम इसे ट्रैक करना चाहते हैं। बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर लिया, चेंज करके वो चलने लगे। और फिर 2014-13 के आसपास लोगों ने रियलाइज किया कि ये तो मल्टीपल यूज केसेस हैं, जो
अगर हम एक बेसिक चीज सॉल्व कर लें कि क्या हम ट्रांजैक्शन को, अगर हम ऐसे सोच लें कि कंप्यूटर में जैसे कोई मेमोरी में राइट करता है, अगर हम इसको बिटकॉइन को सिर्फ पैसे ट्रैकिंग करने के लिए एक तरह से कंप्यूटर बना लें, तो ये सारे सिर्फ एप्स बन जाएंगे। नेम कॉइन हो गया वो एक ऐप बन जाएगा, और कोई भी और टोकन हो गया वो भी एक ऐप बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से इथेरियम की शुरुआत हुई। तो इथेरियम का ये कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ब्लॉकचेन का बिटकॉइन का आइडिया लिया और उसको एक तरह से फुली प्रोग्रामेबल बना दिया। तो आप कोड लिख सकते हैं उस पर और बोलेंगे कि मेरा कोड एक टोकन को ट्रैक करता है, एक तरह से बैंक है, या फिर मेरा एक कोड है जो नॉन फंजिबल जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं या अवतार्स है या कोई साउंड है या इमेज है, कार्टून है या आर्ट है, उनको ट्रैक करता है। कोई दूसरा आके बना सकता है एक प्रोजेक्ट, मेरा कोड है जो नेम, कौन किस नेम को ओन करता है, कौन किस डोमेन नेम को ओन करता है, ये ट्रैक करता है। तो ये सारे यूज केसेस अब इथेरियम पे सिर्फ एप्लीकेशंस बन गए। तो एक तरह से इथेरियम एक टाइप का वर्ल्ड कंप्यूटर है, ये सभी की मशीन पे चलता है, कोई इसे टैंपर नहीं कर सकता, बिकॉज सभी की मशीन पे चलता है इसलिए बहुत महंगा है, लेकिन कोई इसे बंद नहीं कर पाएगा। तो ये सच है, आज तक जब से शुरू हुए हैं बिटकॉइन और इथेरियम बंद नहीं हुए। कोई चाहे चाइना पीछे पड़ जाए, चाहे यूएस सरकार पीछे पड़ जाए, बिटकॉइन और इथेरियम को बंद करना बहुत मुश्किल है। तो उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उसमें से 50% आपके कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक। और उसके लिए आपको बहुत सारे सीपीयूज लगेंगे, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, लेकिन अगर आप ओनली तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास 50% नेटवर्क का कंट्रोल होगा। अगर आपके पास 50% कंट्रोल है तो लोगों का कहना मानना ये है कि तब आपके पास आपके फायदे में वही बात है कि बिटकॉइन हेल्दीली चलता रहे। उसके अब उसको क्यों टॉर्पिडो करेंगे अनलेस कि आप चाइना है। करेक्ट। तो जो गांव का जो सबसे बड़ा गुंडा होता है वो गांव को खुद को डैमेज नहीं करता, राइट। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा मुझे एक और तार छेड़ना था कि आप लोगों ने चाइना की बात की, तो चाइना में पहले तो ज्यादातर माइनिंग बिटकॉइन की चाइना में ही होती थी। बिल्कुल। तो एक तरीके से थोड़ा ऐसे वल्नरेबिलिटी थी, थोड़ी एक दुखती रख थी। लेकिन अब चाइना ने ही बैन कर दिया है क्रिप्टो करेंसी, तो उसकी वजह से शायद माइनर्स भी कम इंसेंटिव होगा और शायद माइनर्स चीन की बजाय और दूसरे देशों में आएंगे। तो एक ये पॉजिटिव चीज हो गई ना, चीन का जो खतरा था वो थोड़ा कम हो गया है, ये कहना ठीक हो गया क्या? हाँ, मेरे हिसाब से तो इसमें पॉलिटिक्स है, बिल्कुल है। तो आप ये मान के चलिए, आप एक साधारण नागरिक हैं और आपके ऊपर 3 लोग राज करना चाहते हैं। एक है दुनिया भर के सरकारें जो चाहती है कि आप टैक्स पे करें और आपकी इनकम ट्रांसपेरेंट हो, और दूसरे हैं कॉरपोरेशंस जो जायंट टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, वो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि कई सारे देशों की सरकारों से भी ज्यादा पावरफुल है। और तीसरा है P2P नेटवर्क्स। तो अब ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को शक की नजर से देखती हैं। सरकारें कॉर्पोरेशन पे भरोसा नहीं करती, कॉर्पोरेशन सरकारों पे भरोसा नहीं करते, दोनों ब्लॉकचेन पे भरोसा नहीं करते, ब्लॉकचेन वाले कॉर्पोरेशन पे भरोसा नहीं करते, और ये पॉलिटिक्स चलेगी। ये एक तरह का वॉर है। लोग अपने पैसे से और अपने एक्शन से साइड्स लेंगे और कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो मैंने उस समय शायद ये कहा था अपने पिछले इंटरव्यू में कि जितनी बड़ी सरकारें हैं उनको बिटकॉइन से खतरा लगेगा, क्योंकि उनको मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल कम हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं कर सकते। ये आपने 2011 के आसपास आपने सुनना शुरू किया होगा USAID और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की वजह से कि इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव एक प्रॉब्लम है। हमें ऐसा रिजाइम लाना चाहिए जहाँ पे इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो सके, ताकि लोग स्पेंड करने पर मजबूर हों और इकोनॉमी दोबारा चल पड़े। अब इस पे दो राय हैं, राइट। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही बुरी बात है, जिन लोगों ने सेविंग किया आप उनकी सेविंग आप बैंक में हाथ डाल के आप उनका पैसा छीन रहे हो। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को शुरू करने के लिए जो भी वेपन यूज करना पड़े वो जायज है, राइट। तो अब ये होगा कि एक तरह से ब्लॉकचेन ने आपको एक एस्केप डोर दे दिया है, जहां पे आपको सरकार खराब मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी, लोग बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा सेव कर लेंगे। ये देखने मिल रहा है वेनेजुएला में अभी, जहाँ पे महंगाई की दर हो गई है 1 लाख या 10 लाख %। तो वहाँ की लोकल करेंसी में लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है, या तो वो डॉलर ले रहे हैं या बिटकॉइन ले रहे हैं। तो एक और ये हमारे पिछले एपिसोड से अब तक का एक रियल लाइफ उदाहरण है, जहाँ पे बिटकॉइन ने एक्चुअल इवन अर्जेंटीना में भी शायद
तो अर्जेंटीना, वेनेजुएला दोनों देशों में मतलब लोगों की बिटकॉइन ने लिटरली जान बचा ली है, क्योंकि उनकी सरकारें उनका पैसा बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, लेकिन बिटकॉइन को रोकना मुश्किल है बहुत। हाँ, लेकिन उसमें अगेन उनका मत भी सुन लेना जायज है। उनका मत ये है कि वो सरकार ऐसा क्यों हुआ, पेट्रोल की प्राइस क्रैश हो गई, वेनेजुएला की इकोनॉमी 80% 85% पेट्रोल पे बेस्ड थी, ऑयल पे बेस्ड थी। बिल्कुल। अब आपका इनकम अगर ऐसा हो गया तो जायज है कि इकोनॉमी सफर करेगी। अब उसको दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए सरकार के पास दो ही तरीके होते हैं, या तो फिस्कल पॉलिसी होता है कि कितना खर्चा करेगी, कहाँ खर्चा करेंगे, या मॉनेटरी पॉलिसी होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, राइट। लेकिन कैश हमेशा से एक तरह से वो रहा है कि जब तक कैश है तब तक हम इंटरेस्ट रेट 0 से नीचे नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा, पढ़ा होगा कि लोग बोलते हैं कि कैश सेट्स अ फ्लोर फॉर इंटरेस्ट रेट्स। तो जिन लोगों को ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनके लिए कैश भी दुश्मन है, गोल्ड भी दुश्मन है, और बिटकॉइन भी दुश्मन है। तो अब ये देखना पड़ेगा, अब ये देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में। काफी सारी चीजें सरकारों पर डिपेंड करेंगी, काफी सारी चीजें लोगों पर डिपेंड करेंगी। अगर लोग अपनी सारी वेल्थ बिटकॉइन में ट्रांसफर करते हैं और वहां पे ही बाइंग और स्पेंडिंग करने लगते हैं, तो एक तरह से ये प्रेशर गवर्नमेंट पे आता है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अब उनके हाथ से निकल रही है। एक तरह से ये कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल कंट्रोल है, राइट, कि आपकी कैपिटल आपकी इकोनॉमी से बाहर जा रही है। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ से निकल के अमेरिका जा रही है या यूरोप जा रही है, ये एक डिजिटल वर्ल्ड में जा रही है। लेकिन एटलीस्ट आपके हाथ से, एटलीस्ट आरबीआई के हाथ से निकल गई, आपके कंट्रोल से बाहर है। आरबीआई या फेडरल बैंक जो भी। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों में देख सकता हूँ, और मैं इस साइड नहीं लेना चाहता, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के भी फायदे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के भी फायदे हैं। और मुझे लगता है कि अगर गांव में गुंडों के साथ रहना है तो एक से ज्यादा गुंडे हो तो बेटर। बिल्कुल सही बात। तो प्रणय, उस मामले में बिटकॉइन का जो हमने पिछली बार बोला था कि क्रांतिकारी सोच है, वो बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। क्रांतिकारी तो है, मतलब चाइना लिटरली जिसको बोलते हैं बैन करना, मतलब वो डर रहे हैं, और ये उनका डर ही दिखाता है कि उन्होंने लिटरली सब माइनिंग बंद कर दी है, जबरदस्त कंट्रोल वो लोग लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये छोटी मोटी चीज है, मतलब इस टेक्नोलॉजी में इतनी पावर है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसको आप कंट्रोल कर नहीं सकते। ये वो गणित है जो कि मतलब काफी प्योर गणित है, इसके पीछे इसको आपने एक बार अपना लिया तो फिर आपके हाथ से निकल गई डोर। सो करेक्शन, सो चाइना ऐसा अब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बेसिक टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं ये वो ला सकते हैं, अपने लोगों को दे सकते हैं बिना जो डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात है उसको छोड़ देते हैं। आप सेंट्रलाइजेशन से भी कर सकते हैं, बाकी सारे फायदे ले आते हैं। तो चाइना का प्लान है अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का, इसको बोलते हैं सीबीडीसी, और सीबीडीसी लॉन्च करने का प्लान है। इसीलिए शायद वो अब सोच रहे हैं कि अब बिटकॉइन को बैन कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आने वाली है। और सीबीडीसी के उनके जो एप्लीकेशन है वो वही है जो मैंने आपको गिनाया, राइट। उनका प्लान है कि ऐसे रुपए होंगे या ऐसे कॉइन्स होंगे जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस पे स्पेंड कर सकते हो। तो आपको फूड कॉइन मिलेगा, वो आप सिर्फ फूड के लिए खर्च कर सकते हो। एजुकेशन कॉइन आप सिर्फ स्कूल में खर्च कर सकते हो। हेल्थ कॉइन आप सिर्फ हॉस्पिटल में खर्च कर सकते हो। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया है कि आपका जो बैंक बैलेंस है उसकी एक्सपायरी डेट होगी, तो आपने जो सैलरी अर्न की है वो आपको 1 साल में खर्च करनी है। अब आप इसको पॉजिटिव चाहे देख लें चाहे नेगेटिव देख लें, लेकिन ये सीबीडीसी में पॉसिबल है और ये वो करने जा रहा है। और बिकॉज वो ये करने जा रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो जितने अपना कॉम्पिटिटर को निकाल दें, जो अपने एस्केप वॉल्व्स हैं उनको बंद करें। बिल्कुल, क्योंकि इससे तो लोग डरेंगे ना। एक तरह से सरकार से आपको इतना डर है कि जब सरकार ने आपको नोट दे भी दिया तो भी वो उन्हीं के कंट्रोल में है। जैसा वो अभी भी है, जैसा डिमोनेटाइजेशन करके आपके जेब के नोट को भी कोई बर्बाद कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, हमेशा नहीं कोई करता है, कोई बहुत ही मतलब कोई थोड़ा सरफिरा होगा तभी करेगा। तो लेकिन मुश्किल है करना किसी के लिए। पर डिजिटल में तो बहुत आसान है, कोई कभी भी डिसाइड कर सकता है कि आपके सारे पैसे अब आपके नहीं है। एक गलत आपने वेबो पे मैसेज लिखा तो गया आपका सीबीडीसी 0 हो जाएगा। हाँ, आपके पैसे 0 कर दिए कि भाई अब आप कल से अभी आपके पास में $1 बिलियन थे, अभी कल आपके 0 हो जाएंगे। और ये सीबीडीसी का प्लान सिर्फ चाइना का नहीं है, बिकॉज ब्लॉकचेन के बेनिफिट सबको अवेलेबल है। जैसे न्यूक्लियर पावर अगर आप इन्वेंट करते हैं
आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो गलत है ना, कोई तो वेपन के लिए यूज करेगा, कोई उसके लिए बाकी चीजें भी बनाएगा। तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज इज लाइक अ टू एजेड स्वॉर्ड, आप उससे आप खुद दुश्मन को भी काट सकते हैं और खुद को भी काट सकते हैं। तो सीबीडीसी का प्लान बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा है, इंडिया भी सोच रहा है, यूएस भी सोच रहा है, बहुत सारे कंट्रीज सोच रहे हैं, बिकॉज इसके फायदे हैं। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो टेक्नोलॉजी है उसके फायदे हैं कि अब आपको इंश्योरेंस के लिए, जैसे आप सोच रहे थे, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो बहुत ही सिंपल होता है। अगर ये घटना हुई है तो इसको इतने पैसे मिलेंगे, अगर नहीं हुए तो इसको इतने, दूसरे पर्सन को इतने पैसे मिलेंगे। ये चीज के लिए अभी हमें कंपनीज बनानी पड़ती है जिनका आईपीओ होता है, रेगुलेशन होता है, और इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर इंश्योरेंस का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो आप ऑलमोस्ट नील कर सकते हैं। तो आपका जो खर्चा हो जाएगा वो ये डिसाइड करने में चलेगा कि क्या एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ। अगर एक्सीडेंट हुआ तो इतने पैसे अपने आप निकल जाएंगे। तो ये सब चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में संभव हो जाएंगी, और ये फायदे हैं। अब उन फायदे के साथ साथ अब सेंट्रलाइजेशन भी आ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, 3 पार्टियां हैं गेम में, तीनों अपने अपने गेम्स खेलेंगे, और लोगों पर डिपेंड करता है लोग किसको अडॉप्ट करते हैं और कहाँ अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें एक जो 3 बड़े नाम दिखते हैं नीलेश, उन पे आते हैं लोग। एनएफटी की बात करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन, जो बहुत नई चीज है, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ पैसा फंजिबल टोकन है ना, कि आप एक से दूसरे को दे दिया, दूसरे राइट। लेकिन एक जो नॉन फंजिबल टोकन, जो कि एकदम पैसे का उल्टा है कहने को, तो एक पैसे की उल्टी चीज बेसिकली लगभग। और दूसरा तीनों का नाम ले लेते हैं, फिर एक एक करके बढ़ेंगे। तो एनएफटी की बहुत बात हो रही है और बीच में खूब पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये लोगों ने एक मतलब डिजिटल आर्ट वगैरह मिलियन डॉलर की बिक रही है, तो उसको लेकर के काफी लोग बहुत चकित और परेशान है। दूसरा एक डेफाई की बात होती है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, जिसकी दुनिया में आप बहुत हैं घुसे हुए, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। या फिर जैसे आप जो इंश्योरेंस के यूज केसेस बता रहे हैं, सेंट्रल बैंक के बता रहे हैं, और बिटकॉइन जिसका पार्ट है इन अ वे। और तीसरा है डाओ, कि ये बिटकॉइन की दुनिया यूज करके डाओ जो है, कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज कर सकते हैं डाओ के थ्रू। तो उल्टा से शुरू करते हैं बेसिकली, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि डाओ शायद सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने सोचा भी नहीं था डाओ वगैरह के बारे में। थोड़ा आपने जिक्र किया कि कैसे आप इंसेंटिव्स वगैरह बना सकते हैं, तो एक फटाफट डाओ के बारे में बताइए, फिर एनएफटी और डीफाई के बारे में बात करें। हाँ, तो ये सारी चीजें शुरू होती है इथेरियम से, क्योंकि इथेरियम आपको आप जो प्रोग्राम लिखना चाहें लिख सकते हो, और एक बार आपने लिख दिया तो आप उसके इंचार्ज में नहीं है, वो प्रोग्राम चलता रहेगा। बिल्कुल। और इसमें एक अच्छी मैं चीज बोलना चाहता हूँ, तो इथेरियम का एक बड़ा अच्छा एक फायदा ये है ना नीलेश, की बिटकॉइन तो एक टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी अपना कॉइन बना सकता है। बिटकॉइन एक कॉइन है, लेकिन मैं सेम कोड यूज करके भाई हम एक पुलियाबाजी कॉइन बना दें या कुछ और बना दें, है ना। लेकिन कोई भी नया आदमी कॉइन बनाएगा तो उसके लिए इतनी अडॉप्शन और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कि उसको कोई थर्ड पार्टी आके फटाफट उठा ना ले, ये बड़ा मुश्किल है बनाना। भाई हमने अगर 4 सर्वर लगाए, कोई तीसरा आदमी 10 सर्वर लगा के पूरा कॉइन हमारा टेक ओवर करके सारे पैसे लेके चंपत हो जाए, पता चला, ठीक है। तो इथेरियम में एक फायदा है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, और उसमें उसके ऊपर हम छोटी छोटी चीज बनाना आसान है। ये सही होगा समझना इथेरियम को? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। पहले आप अगर 30 साल पहले जाएंगे तो आपके पास एक रिस्ट वॉच होती थी, एक कंपास होता था, और अलग अलग टाइप का हार्डवेयर होता था। हर प्रॉब्लम के लिए आपको दोबारा पूरा सोल्यूशन बनाना पड़ता था। अब आपके पास स्मार्टफोन आ गया जो प्रोग्रामेबल है, और उसका फायदा ये है कि अब आपके लिए सारे हर चीज एक ऐप के बराबर है। ठीक, राइट। तो आपको म्यूजिक सुनना है तो आप म्यूजिक का ऐप ले लीजिए, वीडियोस देखने हैं वीडियो का ऐप ले लीजिए, घड़ी टाइम देखना है तो घड़ी क्लॉक वाला ऐप है, और रिमाइंडर का ऐप है। यही चीज इथेरियम है, ये प्रोग्रामेबिलिटी का ये पावर है उसका। तो जैसे एनालॉग हार्डवेयर जहाँ पे आपको सारा सर्किट खुद से बनाना पड़ता है हर प्रॉब्लम के लिए दोबारा, उसकी बजाय अगर कंप्यूटर आ जाए, माइक्रो कंट्रोलर आ जाए, तो आप छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और वो कंप्यूटर आंखें बंद करके वो सारा इंस्ट्रक्शन चला देता है। तो ये जितना जितना स्टेप जंप उसमें था वही यहाँ पर भी है। तो ये इथेरियम के फायदे बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि इथेरियम के यूज केसेस में लोगों ने क्या देखना शुरू किया। तो जैसे आपने डाओ की बात की, तो डाओ को आप ऐसा समझ लीजिए एक तरह का वेंचर कैपिटल फंड है, लेकिन उसके जो रूल्स हैं वो पहले से लिखे हुए हैं प्रोग्राम में, वो ब्लॉकचेन पे रहता है, कोई उसे सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं करता, और बाकायदा वोटिंग होती है, और वोटिंग के बेस पे जो पैसे उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स को अलोकेट होते हैं। और तो ये है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑटोनोमस का मतलब ये कि ये खुद चलता रहेगा,
और लोग अगर इसमें वैल्यू देखेंगे तो पैसा डालेंगे, नहीं देखें तो निकाल लेंगे। और अगर वोटिंग के बेसिस पे जो डिसीजन निकलता है अगर वो सही है तो ये डाओ की वैल्यू बढ़ेगी। और अगेन मेन फायदा यही है कि एक बार स्टार्ट करने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। और कोई एक आदमी, मुझे लग रहा था कि मतलब प्रणय, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है, अभी शायद किसी ने करी नहीं, पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए डाओ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जब नई नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू होती है ना, तो बहुत उसमें अच्छे राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होता है, फिर फाइनली एक तानाशाह आके पूरी की पूरी ले जाता है, ठीक है। तो अब वो अभी भी कर सकते हो, आदमी बोलेगा ये पुराना डाओ को भाड़ में जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये एक कागज पे लिखी हुई चीज नहीं है। और इसमें बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग पार्टिसिपेट करें उनको अपनी पब्लिकली आइडेंटिटी बनाने की भी जरूरत नहीं, तो उनको आप थ्रेटन नहीं कर सकते, उनके पीछे उनकी कनपट्टी पे पिस्तौल नहीं रख सकते, उनको रिश्वत नहीं दे सकते आसानी से, है ना। तो एक बार अगर आप इस तरीके की चीज करो, मुझे लगता है कि कल को ये चीज शायद पॉलिटिक्स को भी रेवोल्यूशनाइज कर दे। ये मतलब एक तरीका है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो कि प्रोग्रामेटिक है। तो थोड़ा समझाइए ना नीलेश, कैसे काम करेगा। मान लीजिए सौरभ और प्रणय पुलियाबाजी पार्टी शुरू करना चाहते हैं और वो डीए डाओ पे बनाना चाहते हैं, कैसे, मतलब थोड़ा एक उदाहरण से समझाइए कैसे चलेगा। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट उदाहरण तो नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स करने के लिए आपको ब्लॉकचेन से बाहर जाके रियल वर्ल्ड में जाके कुछ करना होगा, जाना पड़ता है। हाँ, जहां भी आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं ब्लॉकचेन का सहारा नहीं है आपके पास, राइट। लेकिन तो मान लो डिजिटल ही है, अब मान लो कि हम शायद किसी गेम की दुनिया के बादशाह हैं, करेक्ट। जैसे वेंचर कैपिटल की बात करते हैं, राइट। वेंचर कैपिटल में क्या हो रहा है, बिकॉज इथेरियम में हर कोई अपना नया टोकन बना सकता है, नया प्रोजेक्ट अपना अपने इन्वेस्टर्स को टोकन दे सकता है, और वो टोकन की प्राइस मार्केट पे पता चलती है। तो अब वेंचर कैपिटल एक ऐसी चीज है जो आप डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमाइज कर सकते हैं, राइट। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन डाओ बनाया था ना, वो एग्जांपल शायद लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, वेंचर कैपिटल काफी लोगों को नहीं समझ में आता है ठीक से। ओके, तो कहीं पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक पुराना कॉपी है, 11 में से एक कॉपी जो प्राइवेट है, बाकी सारे सरकारी म्यूजियम में पड़ी है, ये एक कॉपी कहीं प्राइवेट है जो ऑक्शन होने वाली थी। और जितने ब्लॉकचेन पे जितने बड़े लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने बोला कि ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको खरीदना, तो क्यों ना हम अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और हम ऑप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक उन्होंने डाओ का कोड लिखा, पब्लिश किया कि अगर ये कंडीशन पास होती है तो पैसा खर्च करके हम कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, नहीं तो वो पैसा वापस रिफंड हो जाएगा या रिक्लेम हो जाएगा। तो और वो इतना जल्दी वायरल हो गया, अब क्योंकि उसका इमोशनल वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, तो $40 मिलियन उन्होंने रेज किया, लेकिन वो ऑक्शन हार गए। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब या तो पैसा रिटर्न किया जाए या कुछ और किया जाए जो लोगों को पसंद आए। लेकिन डाओ का पर्पस यही है कि आप रूल्स लिख सकते हैं, लोग वोट करके अपना पैसा डालते हैं, और जो वोट का डिसीजन होगा उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप पैसा डिस्बर्स करता है, किसी का पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें देखो ना प्रणय, कितना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन खरीदने के लिए पैसा लेना था तो आपको किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ी जिसपे आप भरोसा कर रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट है ना, कोई छोटा मोटा अमाउंट की बात नहीं हो रही थी, 30-40 मिलियन उन्होंने रेज कर लिया, तो आपको उतना सारा पैसा, जो शायद 20 मिलियन करा था, वो 40 मिलियन में बिका फाइनली, तो वो इसलिए हार गए। पर 20 मिलियन भी जैसे 100 करोड़ से ज्यादा रुपए, अगर आप 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करो तो आपको पहले होना चाहिए ना, भाई जो बंदा है वो 100 करोड़ लेके भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको किसी इंसान पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो रूल्स देख सकते हैं तो आपको ये भरोसा रहेगा कि ये रूल, अगर वो ऑक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो पैसा वापस आ जाएगा, या फिर जो भी वो कम्युनिटी डिसाइड करेगी वो उस पैसे का होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी वो पैसा लेके चंपत हो जाएगा कल को। उसी का फ्लिप साइड है, अगर कोई पब्लिक में नॉर्मल तरीके से अगर फंड रेज करता है तो आपको पता है उसका नाम क्या है, पता क्या, आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका पैसा डूब गया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं। हाँ, तो वो भी बोलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा भी है। हाँ, आप किस पे केस करिएगा जाके। तो आप, लेकिन ये है कि लेकिन रूल भी आपके साथ जालसाजी करना ही मुश्किल है, पर अगर हो गई तो पकड़ना मुश्किल है, लेकिन करना ही मुश्किल है। हो सकता है आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया कि आपने रूल्स देखे नहीं और रूल्स कुछ और थे और आपको कुछ और पढ़ा दिया, लेकिन आप रूल्स देख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता देखने से, और वो जो रूल लिखे हैं वही चलेंगे, कुछ और नहीं चल सकता, वही चलेगा। तो ये जो रूल थे वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लिखे गए क्या, कि बिल्कुल। तो जैसे मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन डाओ में इन्वेस्ट करना चाहता था तो मैं देख सकता हूँ ये रूल है,
और मैं अपना पैसा लगा सकता हूँ उसमें, और अगर वो नहीं ऑक्शन हुआ तो मेरे जो भी एथेरियम वॉलेट में वापस आ गया, वापस फंसा हुआ, वापस आ जाएगा। बिल्कुल। समझ गए। ओके, तो ये है डाउ। डाउ का कहने का पर्पस यही है कि एक तरह का वेंचर कैपिटल है जो अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढता है लोगों के वोट के बेसिस पे, और जितना वोट मिलेगा अकॉर्डिंगली वो अपने पैसे रिलीज करता है। और जैसे नीलेश, मैं हिंदुस्तान में सोच सकता हूँ कि डाओ चिट फंड इतना पॉपुलर है इंडिया में, डाओ के बेसिस पे आप चिट फंड शायद चला सकते हैं इंडिया में, क्योंकि चिट फंड में इतनी ज्यादा चोरी होती है। और लेकिन चिट फंड सब लोग बहुत चलता है इंडिया में, और गरीब से गरीब आदमी को पता है चिट फंड कैसे काम करता है, वो उसमें थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ब्लॉकचेन या डाओ टाइप का सिस्टम चिट फंड के लिए यूज करें इंडिया में, तो मैं बोलूंगा कि शायद कोर्ट जाना मुश्किल है किसी के। तो वही सोचना इसका रेगुलेशन कैसे किया जाए, लेकिन तो जालसाजी मुश्किल हो जाएगी पहले से, मुश्किल है। अब आते हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इथेरियम जैसे 10,000 लोग के कंप्यूटर पे चल रहा है, आप 1 किलोबाइट भी डेटा अगर उसमें सेव करने जाएंगे तो 10,000 लोगों की मशीन पे परमानेंटली स्टोर होने वाला है। बिल्कुल, इथेरियम में कभी रिवर्सल नहीं होता, तो परमानेंट स्टोरेज है। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट लगता है, वो कॉस्ट आता है करीब 1,500 रुपए के आसपास पर ट्रांजैक्शन। अरे अभी मैं क्या कहते हैं, कहीं से कुछ एक मतलब 50 कॉइन या कुछ का मतलब $50 में $18 गैस फीस थी नीलेश, 30%। एग्जैक्टली $20 में मेरा भी एस्टिमेट वही है, $20। हाँ, $20 के करीब। हाँ, वो मिनिमम है बेसिकली। बढ़ता, इसमें अच्छी चीज ये कि बड़ा करोगे तो पैसा बढ़ता नहीं है, लेकिन छोटा ट्रांजैक्शन करना बड़ा महंगा है। एग्जैक्टली। तो अब इसको स्केलिंग प्रॉब्लम कहते हैं कि ब्लॉकचेन स्केल नहीं कर पा रहा, लोग अपने एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर पा रहे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए। तो उसके लिए फ्यूचर में क्या होगा, राइट? अभी तो तकलीफ है, अभी तो महंगा है, कोई शक नहीं उसमें। इथेरियम में वर्जन जो 2 आएगा उनका, वो अपना प्रूफ ऑफ वर्क की जगह प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच कर जाएंगे। हाँ, तो उससे कॉस्ट तो कम नहीं होगी, लेकिन एनर्जी कम हो जाएगी, ट्रांजेक्शन फीस थोड़ी कम होनी चाहिए। और इन द मीनवाइल जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लोगों ने साइड में पैरेलल चेन्स पे ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया है। तो इनको बोलते हैं L2 चेन्स, लेवल 2 चेन्स। तो L2 चेन्स में कंसेंसस थोड़ा वीक होता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपना प्रूफ मेन L1 चेन पे डालते रहते हैं। ठीक है, तो वो आप पैसे इकट्ठे करके डाल लो, क्योंकि फाइनली एक डेटा एंट्री में आप लिख रहे हो कि मैं 100 रुपए डाल रहा हूँ या 1000, लिखना तो एक ही है, तो ट्रांजैक्शन फी कम हो जाती है। तो L1 और L2 दो टाइप की चेन्स हैं अब, और ये इकोसिस्टम काफी डीप हो चुका है, बहुत बड़ा है। और अगर आपको जैसे कोई NFT सेल करना है या कोई टोकन सेल करना है, तो और आपको ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी, तो आप L2 पर कर सकते हैं। ठीक 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 है। तो मेरे ख्याल से डिफाई एक तरह से हम बार बार डिस्कस करते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ये जितनी भी हम पैसों की आप बात कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन मिला करके एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस है, नहीं ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल है। तो बात शुरुआत हुई टोकन से। कई सारे लोगों ने टोकन्स बनाए, अब सबका अलग अलग प्राइस बना, सबका अलग अलग एक्सचेंज है। फिर उनका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, तो आजकल बोलते हैं ERC20। ये एक तरह का स्टैंडर्ड टोकन होता है जो सारे वॉलेट समझते हैं, सारे एक्सचेंज समझते हैं। अच्छा। फिर बात आई कि अच्छा, अगर मुझे एक टोकन से दूसरे टोकन में कन्वर्ट करना है, लेकिन मुझे मेन करेंसी के थ्रू नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे डबल ट्रांजेक्शन फी लग जाएगा, डबल एक्सचेंज फी लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। कैन आई बेसिकली क्या हम अदला बदली कर सकते हैं दो टोकन? बेसिकली इथेरियम से बिटकॉइन बना लिया बीच में बिना $US किए। यस, बट दिस इज ये हो गया इथेरियम के अंदर की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पुलियाबाजी का एक टोकन है और लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक टोकन है, क्या मैं इन दोनों का अदला बदली कर सकता हूँ? आपके 100 के बदले मैं 200 देने को तैयार हूँ। तो ये जो मार्केट है, ये पहले निकल के आया सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे, लेकिन लोगों ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया, इसका भी डिसेंट्रलाइज बना लिया है। इसका भी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल निकाल लिया। तो जैसे यूनिस्वैप प्रोटोकॉल है, तो ये अपना उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर आप लिक्विडिटी ले रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप लिक्विडिटी ला रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और तो वो मार्केट में ऑटोमेटिकली प्राइस डिस्कवर होता है, और आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, वो आपका फेयर प्राइस मिल जाता है आपको। तो यहाँ से बात हुई आपके, यहाँ से आपका DeFi का स्टार्ट हो गया कि अच्छा, अब टोकन्स आपस में ट्रेडेबल हो गए, आप अदला बदली कर सकते हैं। एक तरह से टोकन्स का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वहां पे कोई अथॉरिटी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है लेकिन। अब बात आती है DeFi वहां से बढ़ा कैसे।
तो DeFi में लोगों ने रियलाइज किया कि कुछ नए टोकन है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा। क्योंकि प्रोजेक्ट में इनिशियली शुरुआत हुई है, टोकन्स बहुत सस्ते थे, फिर प्रोजेक्ट ने प्रोग्रेस किया, लोगों ने कमिटमेंट दिखाया, मार्केटिंग हो गई, तो अडॉप्शन के चांसेस बढ़ गए, जैसे स्टार्टअप्स होते हैं, राइट। तो आप ये मान लीजिए कि DeFi जितने सारे टोकन्स हैं आप उनको स्टार्टअप्स मान लीजिए, और DeFi एक तरीका है एक स्टार्टअप के स्टॉक बेच के दूसरे स्टार्टअप के खरीदने का। अच्छा। लेकिन क्योंकि कुछ टोकन्स में इतनी तेजी से ग्रोथ होती है, तो लोगों ने स्टेकिंग वगैरह शुरू किया। तो इसको बोलते हैं कि आप अपने फंड्स को लॉक कर लीजिए और किसी और को आप एक तरह से आपने उनको लोन दे दिया है, वो उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको यील्ड दे रहे हैं 3%, 5%, 30%। जैसे लोग लोन लेके शेयर प्राइस में पैसे लगाते हैं, शेयर्स में पैसे चीज लगाते हैं, एक तो ये वैसी एक चीज तरह से वही स्टेकिंग, चीज है। स्टेकिंग जरा उसका अच्छा तरीका है, जबकि लोन वोन लेके स्टॉक में लगाना पैसा थोड़ा सा रेगुलेटेड है बाय द वे। करेक्ट। ये तो अनरेगुलेटेड ये दुनिया है। सारी चीजें रेगुलेशन में अगर आप वेट करेंगे तो नहीं हो पाती। तो हाँ टेक्नोलॉजी का काम या इंडस्ट्री का काम हमेशा रेगुलेशन थोड़ा एक स्टेप अहेड रहने का है। हाँ। ये रेगुलेशन अच्छा टाइम है अपने श्रोताओं को बताने के लिए कि हमारे एपिसोड में हम जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो ये सुन करके, और ये बड़ी खतरनाक दुनिया है जहाँ पे सब कुछ अभी बहुत नया है, तो मतलब ऐसा जानकारी रखिए और सतर्क रहिए। ऐसा ऐसा नहीं है कि सीधे जाकर के पैसा वैसा कहीं डुबो के आ जाइएगा का। तो बिल्कुल सही है। और अभी भी चीजें थोड़ी सी बेटर हुई है 2015 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी खतरे हैं। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, एक प्रोजेक्ट ने फंड रेज किया और फिर वेबसाइट और सब लेके गायब हो गए, बिस्तर लेके गायब। सब लेके गायब हो गए। उनके जो फाउंडर के जो कॉन्ट्रैक्ट थे या जो टोकन थे उसमें वेस्टिंग शेड्यूल नहीं था। तो अच्छा। वो टोकन्स को लिक्विडेट कर देगा, पैसा लेके कन्वर्ट कर लेगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कौन था। तो होता है, इसके लिए ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एक वर्ड भी है, इसको रग पुल बोलते हैं, कि आपके पाँव के नीचे से रग किसी ने खींच लिया है और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो DeFi का जो मेन फंडामेंटल प्रॉमिस है वो ये है कि स्टार्टअप्स की क्राउड फंडिंग हो गई है, पूरा पब्लिक हो गया है। आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को कि मैं समझता हूँ मार्केट में क्या खतरे हैं, मेरा नेटवर्थ इतना है, मेरा इनकम स्टेबल है और मेरा बेसिकली मैं दिवालिया नहीं हो जाऊंगा। ये सारे कंट्रीज में रेगुलेशन होते हैं। US में इसको एक्रेडिटेड इन्वेस्टर बोलते हैं। इंडिया में भी HNI के बेसिस पर आपको कुछ चीजें इनेबल होती है, जैसे कि आई थिंक AIF बोलते हैं इंडिया में, जो हाँ, जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, आप उसमें 1 करोड़ से कम रुपया नहीं लगा सकते। तो ये छोटे इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए करती है सरकार कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है लुटाने के लिए तो इसका मतलब है आप लुट सकते हैं, लेकिन आप 1,000 रुपए मत लगा के लुटाइए। हाँ। तो रेगुलेटेड सिस्टम में ऐसे रूल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। क्रिप्टो में ये प्रोटेक्शन नहीं है। अब आप इसको अच्छा माने चाहे बुरा माने, ये आप पर है, लेकिन यस, आप चाहे तो 1 लाख रुपए से आप नए नए प्रोजेक्ट्स के टोकन में आप पैसा लगा सकते हैं, और उसकी जो ग्रोथ है, अगर आपको प्रोजेक्ट टोकन पे भरोसा नहीं है तो आप उसको एक तरह से म्यूचुअल फंड बना सकते हैं, मल्टीपल टोकन्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नेटिव टोकन ही रखना है तो आप उसको होल्ड करके रखिए, लेकिन किसी और को स्टेक कर दीजिए, वो आपको यील्ड देगा जो भी 10%, 20% जो भी है। बट ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहलाता है। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो अब आते हैं जो एकदम जिसको कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हो गया है, क्रिएटर इकोनॉमी और ये सब ना, तो NFT। तो NFT क्या है पहले बताइए। ओके, तो F का मतलब है फंजिबिलिटी, और फंजिबिलिटी एक इंग्लिश वर्ड है, उसको समझ लेते हैं। अगर कोई चीज उसी टाइप की या उसी की तरह की चीज से रिप्लेसेबल है और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम बोलते हैं ये फंजिबल है। तो जैसे कि अगर आप 1 रुपए का कॉइन है और उसको मैं लेके आपको दूसरा 1 रुपए का कॉइन दे दूं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी वैल्यू उतनी की उतनी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है बिसाइड्स कि उसकी वैल्यू कितनी है। ये तो हो गया फंजिबल टोकन। फंजिबल, जो जितने करेंसीज हैं या टोकन्स हैं, जो फंजिबल टोकन्स है, जो शेयर्स हैं, प्रोजेक्ट के शेयर्स हैं, ये एक तरह से फंजिबल है। लेकिन बिकॉज इथेरियम आपको कुछ भी प्रोग्राम लिखने की इजाजत देता है, तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है कि ओके, नॉन फंजिबल टोकन। सो ये हो गया NFT। अब इसका यूज केस क्या होगा? जैसे आपका कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, आपके पास जमीन का प्लॉट है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपका ये प्लॉट ले लेता हूँ, आपको दूसरा प्लॉट वहां शहर के दूसरे कोने में देता हूँ, आपको वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि प्लॉट की वैल्यू उसके नेबरहुड से आती है, उसके इकोसिस्टम से आती है, वो यूनिक है, ये फंजिबल नहीं है। तो ऐसे टोकन्स को नॉन फंजिबल बोलते हैं।
अब डिजिटल इकोसिस्टम में नॉन फंजिबल आइटम्स क्या हो सकते हैं? शुरुआत तो यही हुई है जो आप बोलते हैं क्रिप्टो किटीज, या कि किसी ने मेरे लिए अच्छा कार्टून बना के दिया है, वो कार्टून मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि वो मेरी ओनरशिप है, वो मेरा है, और उस कार्टून जैसा दूसरा कुछ नहीं है, राइट? आप दूसरा बनाओगे तो वो सेम बात नहीं है, ये अलग है। तो अगर उसकी ऑनरशिप हमें ट्रैक करनी है, मैं खरीद रहा हूँ किसी से और फिर मैं किसी को बेच रहा हूँ, तो ट्रांसफरशिप जो ओनरशिप जो ट्रांसफर हो रही है वो तो मुझे ट्रैक करनी ही है, लेकिन ये फंजिबल नहीं। तो ये बहुत सिंपल है इथेरियम में कोड करना। इसको NFT बोलते हैं। जो पहला पॉपुलर यूज केस आया वो क्रिप्टो किटीज था, और उन लोगों ने ये स्टैंडर्ड बनाया, और वो क्रिप्टो किटीज लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। लोगों ने क्या वैल्यू देखी उसमें, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। ये वही बात है कि लोग क्यों मोनालिसा के पेंटिंग को इतना महंगा मानते हैं, या क्यों ममता बनर्जी की कविताओं की किताब खरीदते हैं लाखों रुपए देके। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेटस सिंबल है, कुछ लोग कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राइब है। जो भी है, ये NFTs हैं। अब आप NFTs का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। वो बोलता है कि ऐसा टोकन जिसकी एक ही सप्लाई है, और उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, उसको कॉपी नहीं कर सकते, और लेकिन वो ट्रांसफर हो सकता है और ट्रेड हो सकता है, और उसका ओनरशिप हमेशा ब्लॉकचेन पर रहेगा। अब ये टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनका यूज कैसे सोचते हैं। सबसे पहले निकल के आया गेम्स। ये गेम्स में जो अवतार्स होते हैं कि अच्छा, क्या मैंने गेम में जो मैंने ड्रेस पहना है, क्या मैं वो ड्रेस का NFT ले सकता हूँ? तो यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा है। तो जो लोग पोटेंशियल की जो बात करते हैं वो आते हैं तब से कि जैसे अगर वर्चुअल इकोनॉमी है, जैसे फेसबुक में मेटावर्स की बात होती है, या जो सेकंड लाइफ करके गेम हुआ करता था, जहाँ पे आप वर्चुअल एक प्लॉट खरीद सकते हो, तो वहाँ पे आप घर बना सकते हो, ऑफिस लिंडन डॉलर हुआ करते थे वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे अगर आप ये परचेस कर रहे हो, जो भी आपका अकाउंट है उस गेम में या उस ऐप में, वो एक तरह का NFT। तो अब वो NFT की वैल्यू ब्लॉकचेन के अंदर खुद कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गेम में यूजेबल है तो उसकी कुछ यूटिलिटी है। तो ये आप पैटर्न बहुत कॉमन देखेंगे कि कुछ यूटिलिटी होती है और उसके ऊपर सारा मीम्स और नेटवर्क इफेक्ट और स्पेकुलेशन आ जाता है। तो आपको एक बेसिक यूटिलिटी चाहिए होती है, जैसे कि अगर ये आपके पास ये टोकन है तो आप इस प्रोजेक्ट में आप वोट कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी यूटिलिटी है, क्योंकि आप नहीं भी करें तो ज़्यादातर तो वोटिंग से नहीं सही डिसीजन आ ही जाता है। लेकिन अगर ये बेसिक यूटिलिटी है तो आप उसके ऊपर एक पूरा एक वायरलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और उससे उस कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये अभी देखने मिला कुछ ही दिन पहले इथेरियम नेमिंग सर्विस में, ENS। तो ENS एक तरह का DNS का ऑल्टरनेटिव है जो इथेरियम पर रहता है, और ये सिस्टम कई दिनों से लाइव था, लेकिन अब उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का जो गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है और उसके लिए टोकन दे दिया है। तो जिसके पास यस, तो जिसके पास टोकन है वो वोट कर पाएगा और उनकी पॉलिसीज चेंज कर पाएगा। तो वो चाहते हैं कि हम सारा बर्डन हम पे ना रहे, हम धीरे धीरे पिक्चर से निकल सकें, और यही उनका डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का फिलोसॉफी होता है। लेकिन जैसे ही वो ENS का टोकन लिस्ट हुआ, तो बेसिकली उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का हाफ जो है 50% वैल्यू जो है यूजर्स को दे दिया, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट की शुरुआत में बिलीव किया था, विश्वास किया था कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं एक डोमेन नेम रजिस्टर कर लेता हूँ, चाहे उसमें $20 लग रहे हैं, $30 लग रहे हैं, उन सबको उन्होंने टोकन दिया, और वो टोटल वैल्यू $1.5 बिलियन दिया है। वाह। तो $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है, आधा वैल्यू यूजर्स को दे दिया उन लोगों ने। तो जो लोग बोलते हैं कि सारे स्कैम्स हैं और सारे टेम्परेरी वैल्यू, मैं वो मानता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे जेन्युइनली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने अर्ली एडॉप्टर्स को रिवॉर्ड दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक दो चीजें खोलने वाली हैं। तो जैसे अब जैसे सेकंड लाइफ के टाइम पे तो NFT नहीं थे, वहां पे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती थी। तो ये अपने आप में, जिन्होंने नहीं कभी देखा, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, आभासी दुनिया, जहाँ पे आप जाकर के आपको जगह वगैरह दिखती हैं, लोग आपको कार्टूनी कैरेक्टर टाइप दिखते हैं, बाकी लोग उनसे आप बात कर सकते हैं, गाने वाने सुन सकते हैं, साथ में घर बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब लेकिन वहां पे ये है कि जो सेकंड लाइफ कंपनी है वो आपका बही खाता रखती है कि तुम्हारे पास ये लैंड है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, या तुमने ये कपड़े खरीदे तो ये तुम्हारे पास ही हैं। तो NFT की दुनिया आएगी तो एक तरह से तो ये अभी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए सेकंड लाइफ खुद ही NFT भी चला दे तो भी तो वही ओन कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो फिर भी खुद सब कुछ चेंज कर सकती है। लेकिन इसका फायदा शायद तब है जब आप डिजिटल गुड्स जो है, मैं
कपड़े, डिजिटल कपड़े खरीदूं जो मैं सेकंड लाइफ में भी यूज कर सकूं और अपने जूम में भी यूज कर सकूं और मैं व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकूं, तब मजा है ना। करेक्ट, तो इकोसिस्टम बनना चाहिए। सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन ये भी है कि अगर एक ही गेम है और मान ले कि वो गेम ओपन सोर्स है और आप देख सकते हैं कि किसका कोड क्या है और वो आपके लैपटॉप पे चलता है, तो आप पुराना वर्जन भी यूज कर सकते हैं। ये चीज सैस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट? आप पैसा भी दे रहे हैं और कोड सारा उनके कंट्रोल में, वो जब चाहे जो फीचर निकाल सकते हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर सर्विस यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं या हेल्प ज़ेनडेस्क यूज करते हैं, तो लेकिन आप इमेजिन करिए कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और ऐसा है जो क्लाइंट पे चलता है, जो लैपटॉप पे चलता है, फोन पे चलता है, तो पुराना फीचर कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। तो इतना उस हद तक नहीं है जितना नॉर्मली क्लाउड में देखा गया है। क्लाउड में आपके पास जीरो कंट्रोल होता है और उसके फायदे हैं क्योंकि सारे फीचर आपको नए नए मिलते रहते हैं बिना कुछ किए, बिना कुछ इंस्टॉल किए, लेकिन कंट्रोल जो है वो कंपनी के पास रहता है। तो पर वर्चुअल वर्ल्ड्स अभी तो फिलहाल क्लाउड पे ही चलते हैं ना। मैं ये सोचने की बात है आप कैसा गेम बना रहे हैं। आप बहुत सारे गेम ज्यादातर ऑफलाइन ही चलते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लेयर चाहिए तो वर्चुअल वर्ल्ड तो बाय डेफिनेशन मल्टीप्लेयर हुआ कि जहां पे आप करेक्ट। सो मल्टीप्लेयर भी अगर सेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि P2P बन जाए। अच्छा। या फिर हो सकता है प्रोग्रामेटिकली अपने आप आर्किटेक्चर बन जाए, आप सब लोग उसी समय थोड़े से पैसे कंट्रीब्यूट करें, एक सर्वर बन जाए, आप जो उसमें जाएं और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन NFT का जो कोर पोटेंशियल वो ये है कि ये सिर्फ ऐसी चीजें नहीं है जो इमेज हो गया, कार्टून हो गया, अवतार हो गया या कोई सॉन्ग हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है आपका ओनरशिप किसी डिजिटल प्रॉपर्टी का, और वो डिजिटल प्रॉपर्टी ऐप डेवलपर्स जो एंटरप्रेन्योर्स है वो उस पर इनोवेट कर सकते हैं। कल को हो सकता है कि जैसे कि आप अपना गेम में आपने जो अकाउंट बनाया है उसमें आपने जो लेवल्स क्रॉस किए हैं, वो अकाउंट खुद ही एक NFT है, आप उसको बेच सकते हैं। तो आप अगर आपको गेम खेलने में बहुत अच्छा है, वीडियो गेम खेलने में बहुत अच्छा है, आप सारे 20 लेवल्स क्रॉस कर दें और फिर आप उसको बेच दें जिसको उसकी जरूरत है कि यार मुझसे तो लेवल क्रॉस नहीं हो रहे थे, तू तेरा अकाउंट मुझे दे दे। तो ये अपने में बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली, क्योंकि आपके पास आज तक इंटरनेट पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, क्योंकि कॉपी करना अनलिमिटेड था और DRM वगैरह चीजें कभी इफेक्टिवली काम नहीं की थी। लेकिन NFTs में आप एक तरह से ओनरशिप ट्रैक कर सकते हैं, और अब इसके यूज केसेस हैं वो इमेजिनेशन पे डिपेंड करते हैं कि लोग क्या बना के लाते हैं, क्या बना के लाते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं। तो एक उदाहरण पूछना चाहता था मैं नीलेश, जैसे अभी एक नया ब्राउजर आया ना, ब्रेव, तो वो उनमें एक ब्रेव रिवॉर्ड्स रहता है। मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि अगर आप एड देखते हो तो आपको उसका पैसा दे देंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो आपको कोई पैसा, आपका टाइम अटेंशन ले लेते हैं लोग और पैसे नहीं देते, तो वो ब्रेव रिवॉर्ड्स है। तो वो भी क्या ब्लॉकचेन पर है? वो भी क्या एक नॉन फंजिबल टोकन है? राइट, सो उनके पास एक फंजिबल टोकन है, इसका नाम है BAT, ब्रेव अटेंशन टोकन। और उनका पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो इस पे बेस्ड है कि अगर लोग मिलियंस ऑफ लोग अगर हमारा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करने के लिए, हमारे ब्राउजर पे टाइम स्पेंड करने के उनको टोकन मिलेंगे, और वो टोकन उस वेबसाइट को यूजर्स दे सकते हैं जहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा अपने आप में इकोनॉमी है, और अटेंशन इकोनॉमी कह सकते हो आप इसको। तो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि मैंने इनका ब्राउजर यूज किया, और उसमें से रिवॉर्ड मैं अपने पसंद के वेबसाइट वाले को दे सकता हूँ कि मैं यूट्यूब का वीडियो देख रहा हूँ तो यूट्यूब को पैसा मिल जाए और जिसने वीडियो बनाया उसको पैसा मिल जाए। तो ये पूरा, बिकॉज ये नई करेंसी, नया टोकन है, तो ये उसके थ्रू पॉसिबल है। ये प्रूव नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा कि कहाँ तक चलता है, ये सक्सेसफुल रहता है। लेकिन ब्रेव के जो टीम है बहुत ही सॉलिड है। ब्रेव के जो फाउंडर है वो जावास्क्रिप्ट का क्रिएटर है, तो उनको यूजर्स लाने में तकलीफ नहीं हुई, और काफी यूजर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। कितने लोग टोकन यूज कर रहे हैं ये कहना मुश्किल है, मुझे लगता है करीब 20-25% लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन यस, ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है, लेकिन ये NFT नहीं है, ये फंजिबल, ये एक्चुअल पैसे। तो इसको ये आइडिया बहुत पुराना है प्रणय, इसको परमिशन मार्केटिंग बोलते थे बहुत पहले। तो ये आइडिया कि आपसे हमको जो आप ऐड देखोगे और जो उसका पैसा मिलेगा हमको, हम आपसे शेयर कर देंगे।
अब लेकिन ये कभी भी हमेशा इसलिए नहीं चला क्योंकि इससे फिर क्या होता है, वो लोग ऐड देखते हैं जिनको पैसा कमाना है, वो नहीं सिर्फ वही लोग नहीं देखते जो कि सही में उस ऐड के, हाँ वो ऐड के वो पात्र हों, राइट। तो वो प्रॉब्लम एक ये पुरानी है, पर ये आइडिया बहुत पुराना है। परमिशन मार्केटिंग के नाम से लोग अलग तरह से करते थे, कूपन वूपन देते थे ऐड देखने के पुराने जमाने में लोगों को, या सर्वे भरने के आपको कूपन मिलते थे, है ना। तो ये इस तरीके का बहुत पुराना, पर वो ये पुराना आइडिया को अब ये क्रिप्टो की तरह से तो ब्रेव ने ऑफ कोर्स इसके लिए डिसीजंस लिए हैं। एक वो ये करते हैं कि जितने नॉर्मल एड्स जो आती है वेबसाइट्स पे, वो ब्रेव बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करता है। हाँ। ये काम फायरफॉक्स ने भी नहीं किया, क्रोम तो बिल्कुल ही नहीं करेगा क्योंकि क्रोम तो गूगल का बनाया हुआ है, गूगल एडवर्टाइजिंग कंपनी है। लेकिन फायरफॉक्स ने आज तक ये करने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसे गूगल से मिलता है। लेकिन ब्रेव ने जो वेबसाइट के अंदर जो ऐड आती है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो होता है या अटैक होता है या आपका पेज बहुत स्लो हो जाता है, वो सब बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देता है। लेकिन अलग से नोटिफिकेशन की तरह ब्रेव अपने खुद की एड्स दिखाता है। ये उसका बिजनेस मॉडल है। तो ये इनोवेशन है। तो आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, आपका ऐड पे कंट्रोल है, आपका ऐड उतने अनोइंग नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वेबसाइट यूज करने के लिए टोकन अर्न करें, और जो वेबसाइट आपको सपोर्ट करनी है फाइनेंशियली, इंसेंटिवाइज करनी, जैसे मुझे पुलियाबाजी को अगर सपोर्ट करना है तो मैं उन्हें टोकन में पे कर सकूं। इसमें प्रणय जैसे मतलब मेरे को याद है हम लोगों ने भी एक बार खूब, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये किसी को हमने मान लो एक फोटो खींची तो उसके कोई $1 मिलियन क्यों देगा, मैं तो उसको बस ऐसे राइट क्लिक करके सेव कर सकता हूँ ना। तो ये NFT इतनी बड़ी क्यों चीज हो गई। तो ये अभी कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था, मेरे को ऐसा जैसे होता है थोड़ा लाइट बल्ब मोमेंट हुआ कि ये क्यों ऐसा है। और अगर ये हम देखें ना तो जैसा नीलेश ने भी बोला कि आप मोनालिसा के भी पैसे क्यों देते हैं। मान लीजिए कोई मोनालिसा की एक्यूरेट कॉपी बना ले, एकदम एक्यूरेट, आप फोटो खींच के प्रिंट ही मार दो ना, क्या कहते हैं, कैनवस के ऊपर, तो आप ठीक है, आप वहां बोल सकते हो कि उसमें शायद वो ब्रश स्ट्रोक नहीं आएगा ठीक से, उसकी मोटाई नहीं आएगी। आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होगा आकर के बताने के लिए कि ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी कि ये प्रिंट मारी हुई। दूर से देख के तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। अच्छा, मान लो आप कोई बहुत एक्सपर्ट आर्टिस्ट ले आओ जो कि ब्रश स्ट्रोक भी कॉपी मार दे, ठीक है, फिर तो आपको शायद दुनिया के किसी 1 या 2 बड़े एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि इसमें से असली मोनालिसा कौन सी है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही पता चलेगा कौन सी असली है, उसका दाम और नकली के दाम में फर्क हो जाता है। तो अब ये वाली जो चीज है, तो एक तो नॉर्मल भी इंसान को 2 चीजों में फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वो फर्क कर लो तो प्राइस में फर्क हो जाता है। अब NFT में ये जो फर्क करना है ये बहुत आसान हो गया। आप छोटी से छोटी चीज के लिए फर्क कर सकते हैं। तो आर्ट की दुनिया में अगर आप देखो पहले, तो अनलेस आप ये जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हैं वगैरह ये महंगी होती हैं, तो इसीलिए आप 500 रुपए की पेंटिंग की काउंटरफीट चेकिंग नहीं करा सकते। लेकिन NFT की दुनिया में आप 500 रुपए की चीज बेच सकते हो और आपको गारंटी हो सकती है कि ये 500 रुपए की चीज उसी की है जो बोल रहा है, क्योंकि उसके पीछे क्रिप्टो है ना। तो ये डिसाइड करना जिसको बोलते हैं ऑथरशिप की चीज असली है। तो अगर तुमने फोटो ली और मेरे से ली, मान लो, और या फिर हम लोग मान लो एक हाँ मान लो फोटो की बात करते हैं, मतलब मैं तो हूं नहीं, पर मान लो मैं अच्छा आर्टिस्ट होता, मान लो, तो और मैं कुछ मुश्किल है पर मान लिया, मुश्किल है पर मान लो, हाँ, तो मान लो मैं तुमको दे दूं, तो अगर तुमको इस चीज की वैल्यू है कि हाँ ये तो पेंटिंग, ये तो फोटो सौरभ ने खींच के दी मुझे, और इस चीज की तुम वैल्यू करते हो, और तुम नहीं कुछ 1000-2000 लोग करते, छोटी सी भी कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी में उसकी वैल्यू हो गई ना। अब उसकी कोई कॉपी करके बेचेगा तो वो बेच सकता है, लेकिन वो वैसा ही है कि आपने मोनालिसा की कॉपी करके बेच दी। तो जैसे आपको पता चलेगा कि ये कॉपी है, तो उसकी वैल्यू शायद घट के 500 रुपए से 50 रुपए हो जाएगी, ठीक है, या फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल कॉपी की तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर वो गारंटीड है कि मेरी ही है, तो शायद वो कोई बोलेगा कि मेरे अगर कोई 2000 चाहने वाले हैं, तो शायद वो बोलेंगे हाँ ये सौरभ की हम 500 रुपए दे सकते हैं, सौरभ का हमको खींच करके फोटो दे रहा है, तो व्हाई नॉट। तो एक ये वाली जो चीज है कि ऑथरशिप की वैल्यू, और दूसरा एक ओनरशिप की भी वैल्यू है। तुम ऐसे देखो, तुम एक नॉर्मल मान लो टी शर्ट है, लेकिन वो मान लो माइकल जैक्सन ने एक कॉन्सर्ट में पहन के उतार दी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 लाख रुपए, ठीक है, शायद 300 रुपए की टी शर्ट पहनी होगी। अब NFT में ये भी होता है, ना ही सिर्फ ओनरशिप,
पर किसके पास वो गया है वो भी पूरा ट्रैक होता है। तो मान लो मैं एक कोई गेमर हूं और मैं एक कोई अवतार पहन के गेम खेलता हूं। अब तुम ऐसे दो चीज सोच सकते हो, मान लो अवतार जो है वो मैंने बनाया और तुम गेमर हो जो वो गेम खेलते हो और तुम धुरंधर गेमर हो, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा कि वाह ये सौरभ की बनाई हुई ड्रेस जो प्रणय पहन के खेलता था, अब वो मैं खरीद रहा हूं और इसके मैं 10,000 रुपए देने को रेडी हूं, क्योंकि जब बाकी लोग इसको देखेंगे तो ये पहचानेंगे कि मैं एक सीरियस गेमर हूं, जो ये हमारा वर्ल्ड चैंपियन था ना इस गेम का प्रणय, उसकी पहनी हुई मैं ड्रेस यूज कर रहा हूं। और ये गारंटीड है, क्योंकि ना ही उस चीज की ऑथरशिप गारंटीड है बट ओनरशिप भी गारंटीड है कि हाँ वो सही में प्रणय ने पहनी थी। जो कि ये चीज डिजिटल दुनिया में थी नहीं। फिजिकल दुनिया में भी आपको किसी को ट्रस्ट, अभी किसी ने आपको बोला ये माइकल जैक्सन ने पहनी थी, तुम कैसे डिसाइड, तुमको भरोसा कर रहे हो ना किसी पे? गारंटी है क्या कि माइकल जैक्सन ने सही में पहनी थी? कोई भी तुमको चपत लगा सकता है बोल के ये माइकल जैक्सन ने पहनी थी और बेच दे। मेरे पास एक सिंपल थ्योरी है। याद रखे ब्लॉकचेन में सिर्फ पब्लिक होती है, कौन उस पब्लिक को यूज कर रहा है ये पब्लिक नहीं होता। तो जैसे कि मैंने अगर आज एक नया गाना बनाया, मैं बहुत टेरिबल सिंगर हूँ, गिटार प्लेयर हूँ, मैंने एक गंदा सा गाना बनाया, लेकिन मैं चाहूँ तो 10 या 1000 पब्लिक कीज बना सकता हूँ और आपस में ही उनके बीच में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। पहली बार मैंने 1000 रुपए में खरीदा, फिर 1 लाख रुपए में खरीदा, फिर 10 लाख रुपए में खरीदा और फिर 1 करोड़ रुपए में खरीदा। नाउ अब ये सारे ट्रांजेक्शन पब्लिक है, पब्लिक देख रही है इसकी क्या वैल्यू है क्या है, लेकिन मैंने ये नहीं पता कि ये मैं ही हूँ, एक ही आदमी कर रहा है। हाँ। तो अब अगर कोई अब मैं आपके पास आके बोलूं ये देखो ये टोकन है, मैंने 10 लाख रुपए में खरीदा है, मेरे को पैसे की जरूरत है, 1 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, आप ले लो। तो आप बोलोगे अच्छा डील है। तो आपको ये पॉसिबल है और ये कोई नई चीज नहीं है, ये जहां जहां मार्केट है वहां पे होता आया है। इसको बोलते हैं वॉश ट्रेडिंग। इसको वॉश ट्रेडिंग बोलते हैं। ये नॉर्मल सिस्टम में इलीगल होता है। आप स्टॉक मार्केट में ये नहीं कर सकते, ऑल्दो लोग कोशिश करते हैं आपस में या फ्रेंड्स के बीच में ट्रेड करके वैल्यू बढ़ाने की। बदला ट्रेडिंग बोलते थे ना जिसको। लेकिन हो सकता है 1 2 3 भी वो एक साथ दबा करके 1 2 3 ट्रेडिंग होती थी ना, तो कि मैं सेल करूंगा तो उसी समय बाय कर, ताकि मेरा तेरे पास ही जाए। ओके। तो ये क्रिप्टो में क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, ये खुलेआम हो रहा है। अब इसीलिए हो सकता है कि एनएफटी की वैल्यू जो आप हाई देख रहे हैं या मान रहे हैं, वो एक्चुअली में वैल्यू उससे कहीं कम है। आपको ये पूछना चाहिए कि कितना टैक्स लोग इस पे पे करने को तैयार है या कितनी ट्रांजैक्शन फीस इसके लिए देने को तैयार है। उससे पता चलेगा किस एनएफटी की कितनी वैल्यू है। तो क्योंकि अदरवाइज वैल्यू तो मेरे ही अकाउंट्स में हो रही है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही है। मेरा एक अकाउंट ए है और अकाउंट बी है। अकाउंट बी ने ए से परचेज किया 10 करोड़ पे, लेकिन ना तो कोई टैक्स गया ना कोई ट्रांजैक्शन फीस लगी, तो वो वैल्यू को सही मानना गलत है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत केयरफुल रहने वाली बात है। आपको वॉश ट्रेडिंग क्रिप्टो में होती है ये मानना पड़ेगा। लेकिन आप जो ओवरऑल जो आपने बात कही है कि ओनरशिप प्रूवेबल है, जो उसका प्रूवनेंस है, जो उसका लिनिएज है, या सारा उसमें ट्रेसेबल है, लेकिन ट्रेसेबल सिर्फ पब्लिक कीज तक है। किस इंसान तक है। हाँ, बिकॉज आई मीन प्रणय हो सकता है गेम खेलता हो आई मीन झिंगा लाला के नाम से, तो सब बोलेंगे झिंगा लाला का ड्रेस है, ये नहीं जानेंगे कि वो प्रणय नहीं खेला है, पर लेकिन वो उसी कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, ये हम गारंटी कर सकते हैं। और मैं इसलिए इसमें ये बोलूंगा कि शायद जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं ना उनको ये सब खतरा है, पर अगर आप सही में किसी कम्युनिटी का पार्ट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप सही में गेमिंग कम्युनिटी का पार्ट हैं और आप वहां पे एक ड्रेस खरीद रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे लिए इसकी वैल्यू, तो अगर आप सिर्फ इसीलिए कोई चीज खरीद रहे हैं कि ये महंगी हो जाएगी कल को, तो फिर तो आई मीन अभी पैसे हारने के बड़े तरीके हैं। लेकिन ये एक तरीका है कि अगर किसी भी, पहले क्या था कि दुनिया में कुछ ही बड़े आर्टिस्ट हो सकते थे, अगर आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है तो ही आप आर्टिस्ट ढंग के बनते थे। लेकिन अब अगर किसी भी आर्टिस्ट की, इसीलिए प्रणय जी क्रिएटर इकोनॉमी की इतनी बड़ी बात हो रही है कि अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हैं और आपके 2-3 हजार लोगों की भी कम्युनिटी है तो उनके बीच में आपकी एक इकोनॉमी बन सकती है। अदरवाइज पहले, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची की करोड़ों लोग चाहते हैं तो एक इकोनॉमी है। तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पावर देखने मिलता है। आप अपने जो एनएफटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसमें लिख सकते हैं कि जब भी ये ओनरशिप बदलेगी उसका 5% ओरिजिनल क्रिएटर को जाएगा।
हाँ, और जो कि नई चीज में, और जो कि अभी तो है ही नहीं, वो बहुत एक बड़ी अच्छी चीज है। जैसे क्योंकि कई बार होता है जो पेंटर पेंटिंग बनाता है, फाइनली पेंटिंग जब करोड़ों की बिकती है फेमस होने के बाद पेंटर के, उसको तो कुछ नहीं मिलता बेचारे को, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसने तो पहले बेच दी थी सस्ते में। तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा रॉयल्टी लिख सकते हैं। हाँ, और हाँ, ये उस प्रोग्रामेबिलिटी के फायदे हैं, हाँ, उसके कि पावर है। आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है। कि भाई MF हुसैन की जो पेंटिंग करोड़, उसको ये फायदा होता था कि उसकी एक पेंटिंग 1 करोड़ की बिक गई तो वो अगली पेंटिंग भी 1 करोड़ की बेच सकता है। लेकिन वो जो ओरिजिनल पेंटिंग 1 करोड़ की बिकी, वो तो हो सकता है बेचारे ने बचपन में 10,000 रुपए की बेची होगी कभी। Exactly. उसका तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। लेकिन NFT में वो बोल सकता है कि हर बार जब बिके तो मुझे 5% दो, तो शायद वो जब 1 करोड़ की बिके तब भी उसको 5 लाख तो मिलते ना। तो ये सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ही लागू है ना, मतलब हाँ, जैसे हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लोगों ने प्रॉब्लम बताया कि जो फार्मर है उसको तो रिटर्न नहीं मिल रहा, या हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके लिए अप्लाई तो हो सकता है। कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बहुत सालों से लोग सोचते आए हैं इसके बारे में। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो भी रियल वर्ल्ड में जो घटनाएं हो रही हैं उनको बोलते हैं, जैसे फैक्ट्स बोल दिया, ब्लॉकचेन को फैक्ट्स के बारे में बाय डिफॉल्ट पता नहीं होता है। वो सिर्फ अपने अंदर के सिस्टम की गारंटी दे सकता है, बाहर क्या हो रहा है किसी को बताना पड़ेगा। लेकिन फिर से आप प्रोग्रामेबिलिटी का फायदा करके आप उसका मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रेडिक्शन मार्केट। तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं कि जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक्स पर्सन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसकी फैमिली को इतने पैसे मिलेंगे। क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या जेन्युइनली एक्सीडेंट हुआ, ये एक फैक्ट है जो कोई आके बताएगा। लेकिन आप उसके लिए सिस्टम आप कोड कर सकते हैं कि ये 10 लोग इंचार्ज हैं, 10 में से 8 अगर अग्री करेंगे तो ही माना जाएगा। तो इसको M/N सिग्नेचर आप कह सकते हैं। या फिर आप स्मार्ट ऑरेकल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट लोग जिसमें इंटरेस्टेड है लोग, वो था किसी टोकन की प्राइस क्या है। इथेरियम को खुद की प्राइस डॉलर्स में नहीं पता होती, क्योंकि वो डॉलर, इथेरियम और डॉलर का जो मार्केट है वो ब्लॉकचेन से बाहर है। लेकिन आप एक सिस्टम कोड कर सकते हैं कि ये 25 लोग हैं, 25 लोग का जो डॉलर का प्राइस जो बोल रहे हैं उसका एवरेज निकाल लो, ये उसको हम ट्रुथ मानेंगे। तो आप इस तरह से आप उसको रियल वर्ल्ड में मैप कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ट्रांजैक्शन फीस का चैलेंज है। इथेरियम और ब्लॉकचेन के जो एप्लीकेशंस हैं उनको बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस चाहिए होती है, लेकिन बाय डेफिनेशन क्योंकि ये परमिशन लेस है, तो आपका जो छोटा से छोटा जो डेटा है वो लोगों को या माइनर्स को बहुत महंगा पड़ता है, तो उसका अकॉर्डिंगली वो फीस चार्ज हो जाता है। तो एप्लीकेशन में यूज केसेस कम इसीलिए हैं, लोग L2 में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अभी पॉलीगॉन का कहीं तो हैकाथॉन चल रहा है, तो L2 और जो ब्लॉकचेन है उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होता है, लेकिन आप उसके बदले में जो ट्रस्ट है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो ये आई मीन यहाँ पे हम खत्म करेंगे नीलेश, मतलब बहुत ही डिटेल में आपने समझाया, बहुत मजा भी आया सुन के। आखिर में आप आई मीन हमने बोला ही था क्रांति तो हो ही रही है, पर ये अंत इस बात से करते हैं कि ये क्रांति कितनी दूर तलक जाने वाली। तो ये सही में जैसे इंटरनेट आया था और इंटरनेट ने आके पूरी दुनिया चेंज कर दी थी, और शुरू में लोग काफी बोलते थे कि इंटरनेट से क्या होने वाला है वगैरह वगैरह ना। 95 में लोग बोलते थे ना, हाँ ऑनलाइन खाना खा लोगे क्या, तो हाँ, ऐसा क्या तुम दूसरे लोगों से बात कर सकते हो तो उससे क्या होगा। हाँ उससे क्या होगा, सिर्फ बात करके क्या कर लोगे, मैसेज एक भेज लिया तो उससे क्या हो जाएगा, है ना। तो अब लेकिन इंटरनेट ने दुनिया चेंज कर दी। तो अब ये जो Web3 है, क्रिप्टो की दुनिया है, ये क्या इंटरनेट में उसी तरीके का चेंज लाएगा जैसा इंटरनेट दुनिया में चेंज लेकर आया था, या मतलब या अभी दिल्ली दूर है। तो पहली बात तो मुझे लगता है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, जितने बड़े देश हैं वो चाहे बैन कर ले, चाहे यूएस बैन करे, चाहे इंडिया बैन कर ले, लेकिन छोटे देशों को इसमें काफी फायदा है। एक तो उनको ये बड़े देशों से बचाने का काम करता है कि गोल्ड पे या कैपिटल कंट्रोल पे जैसी लिमिट लगा सकते हैं, सैंक्शंस वगैरह। यहाँ पे आपका ईरान, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, जहाँ की इकोनॉमी के थोड़ा सा भी रिस्क है, और उनको अपने लोगों पे डोमिनेंस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उनको बाकी बाहर के देशों से बचने की जरूरत है, डोमिनेंस से बचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बंद तो नहीं हो पाएगा। अब इसका कंट्रोल्स क्या हो सकता है।
कंपटीशन में ये देखा गया कि गवर्नमेंट्स लॉन्च करेंगे अपने अपने CBDC जो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी हमारे सिस्टम में रहे, जहाँ पे ट्रेसेबिलिटी हो, टैक्सेबिलिटी हो। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्लॉकचेन में, राइट। तो पॉलिटिकल सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस तो आएंगी। तो एक होता है इसमें कि जो बेसिक आइडिया है, आप हर वेबसाइट में आप पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, लेकिन वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि आप पासवर्ड आपको पता है, लेकिन आपको वही पासवर्ड जो आपको पता है और आपका प्राइवेट है वो आपको एंटर करना होता है। वो ट्रैवल करके वेबसाइट तक जाता है और वो चेक करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। ये बहुत और वेबसाइट के पास उनका डेटा होगा, ये आपका डेटा। सो टेक्नोलॉजिस्ट जो लोग हैं, ये लोग प्राइवेट कीज यूज करते आए हैं अपने सर्वर्स को मैनेज करने के लिए कई 20-25 सालों से। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अपने यूजर्स को कभी नहीं दी। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था अगर हम टेक स्टार्टअप हैं तो हम चाहते हैं कि एक तो कन्वीनियंस हो, लेकिन दूसरा ऑल्सो कि हमें एक सेंट्रल पोजीशन मिल जाती है उसमें। जैसे उबर अगर है, उबर में आप ड्राइवर है, आप पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, या फेसबुक पे आप लॉगिन करेंगे। तो ये चीज़ आप शायद देखना शुरू कर देंगे कि ज़्यादातर वेबसाइट में धीरे धीरे की पेयर से लॉगिन हो रहा है। और ऑलरेडी देखने मिल रहा है कहीं कहीं जगह पे। तो अगर आपके पास इथेरियम का वॉलेट है तो आप उस वॉलेट में क्लिक करो, आप लॉगिन हो जाता है। उसमें आपने जो एक्टिविटी की, एक ऐप में आपने जो एक्टिविटी की, वो ब्लॉकचेन के सारे ऐप्स को विजिबल होती है, क्योंकि सारा एक्टिविटी ब्लॉकचेन पर है। तो ये मैंने 2 हफ्ते पहले जब सौरभ ने मैसेज किया तब देखा। आप अगर एक साइट से NFT परचेस करते हो, दूसरी साइड में जाते हो आपको NFT रेडी मिलता है। कहीं इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, कहीं एक्सपोर्ट या इंटीग्रेट विद गूगल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा ओनरशिप ब्लॉकचेन पर है और मेरा ओनरशिप मेरा प्राइवेट की पे है। तो मैं लॉगिन उससे करता हूँ, दोनों ऐप्स को पता है कि ये मैं हूँ और वो सारे एसेट्स मेरे, तो वो अपने अपने फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं। तो ये फीचर आप देखने लगेंगे कि धीरे धीरे सारे ऐप्स धीरे धीरे प्राइवेट की जो लॉगिन होता है वो यूज़ करेंगे। दूसरा एक आएगा कंटेंट एड्रेसिंग बोलते हैं। तो कोई भी कंटेंट है उसको आप 2 तरीके से रेफर कर सकते हैं। या तो आप उसका एड्रेस बता दें कि आपको ये गाना चाहिए तो puliyabazi.com पे /firstepisode.mp3 पे चले जाइए। अब ये हो गया किसी चीज़ को उसके नाम से रेफर करना। लेकिन दूसरा तरीका होता है किसी चीज़ को उसके कंटेंट से रेफर करना। तो अगर आप बोले कि ये मेरी MP3 फाइल है, उसका मैंने एक हैश या छोटा सा समरी जो है कैलकुलेट किया है, आप ये समरी रख लो अपने पास, और जहां से भी वो MP3 फाइल मिल जाए आप बस चेक कर लेना कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी कंटेंट को उसके हैश से एड्रेस करना, ना कि उसके नाम से। क्योंकि जहां पे आप नाम लाते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट बैठता है जो बताएगा कि अच्छा ये नाम चाहिए तो ये फाइल है। या आपको नाम के पीछे का कंटेंट चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। नाम के पीछे करने से आपको ये डेटा देखना है तो उसका रिकॉर्ड ये है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन खत्म हो जाता है कंटेंट एड्रेसिंग में। ये भी आप बहुत कॉमन हो गया है, जिससे कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स है वो जानते हैं, जो गिट वगैरह यूज करते हैं वर्जन कंट्रोल के लिए। तो आप चाहे तो ब्रांच का नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट होता है कि आप कमिट का आईडी यूज करें। और वो कमिट का आईडी चाहे जहां से मिले, वो डेटा चाहे जहां से भी आए, आपको ये गारंटी मिलती है कि वो टैम्पर नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा ओरिजिनल था। तो ये कंटेंट एड्रेसिंग आप देखना शुरू करेंगे, कई जगह अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप पहले जो NFT होते थे वो वेबसाइट पे डोमेन नेम डाल के आते थे। आजकल जो NFT निकलते हैं वो लोग IPFS पर डालते हैं। और IPFS में यही है कि आपको उस डेटा का आपको फिंगरप्रिंट या सिग्नेचर पता है। वो डेटा चाहे आपको फ्रेंड से भी मिल जाए, चाहे नेबर से मिल जाए, लेकिन वो आपका डेटा वैसा का वैसा मिलेगा। तो अब इसका फ्यूचर में आप सोच सकते हैं कि मुझे अगर मूवी देखनी है या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है, वो यूट्यूब से डाउनलोड करने की क्यों जरूरत है? मुझे उसका अगर पता है कि मुझे ये देखना है तो मेरा फ्रेंड जो ऑलरेडी देख रहा है उसी से मैं बोरो कर सकता हूँ। उसी के मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से आ सकता है वो। मेरा बैंडविड्थ बच जाएगा, मेरे स्टेट का बैंडविड्थ बच जाएगा, मेरे ISP का बैंडविड्थ बच जाएगा। तो ये जो गारंटीज हैं कि कंटेंट टैम्पर नहीं हुआ, ये बहुत ही बड़ा आइडिया है और ये सब जगह चेंज करेगा। और NFT मुझे अभी भी लगता है कि काफी पोटेंशियल है इसमें। हम लोगों ने थोड़ा मीम वैल्यू या स्पेकुलेशन वाला वैल्यू थोड़ा ज्यादा देखा है। जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि होगी, जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएंगे तब हम उसके एक्चुअल यूटिलिटी वाले यूज केस देखने मिलेंगे। लोग एप्लीकेशंस में यूज करना शुरू करेंगे। आपने सोडेक्सो के वाउचर्स यूज किए होंगे, क्यों वो चीज ब्लॉकचेन पे नहीं बन सकती? लॉयल्टी रिवॉर्ड जो आपको फ्लाइट या एयरलाइन देती है, क्यों वो रिवॉर्ड्स में इजीली ओन नहीं कर सकता?
तो ये सारी चीजें आई थिंक आएंगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, और थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा। ऐसे जैसा मैंने कहा कि ये तो मल्टीपल प्लेयर वाला गेम है, गवर्नमेंट्स भी हैं, कॉर्पोरेशंस भी हैं, और हम और आप भी हैं, और एनोनिमस P2P नेटवर्क्स भी हैं, उनके भी अपने इंसेंटिव्स हैं, वो भी चाहेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है। नहीं, ये बहुत आपने बढ़िया, और आई मीन सच में बताऊं तो जो हमने 2.5 साल पहले बात करी थी, ये 2.5 साल में इतना कुछ आ जाएगा इस स्पेस में, ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था। तो बहुत तेजी से बदल रहा है और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आई थिंक ये जगह को देखते तो रहना पड़ेगा। तो प्रणय, इस विषय पे पुलियाबाजी चलती रहेगी। बिल्कुल, फिर से बुलाना पड़ेगा नीलेश को 18 महीने बाद, और कुछ नया हो जाएगा इसमें। तो ये हाँ, चलते रहते हैं, ये लगातार मैराथन चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मजा आया नीलेश, थैंक यू सो मच। और अंत करने से पहले फिर से श्रोताओं को फेयर वार्निंग, ये एपिसोड सुन के सीधे जाके अपना पैसा वैसा कहीं मत लगा दीजिएगा। और ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं थी आप लोगों के लिए, लेकिन होपफुली आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इसके बारे में। और अपने सवाल वगैरह हमको जरूर बताइए। अब हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच। IVM